दिलचस्प पैशन और जुनून भरी निशानियां। साइको आतिश। सुबह के 12 बजे आतिश के कमरे में उसके बेड पर रूही सफ़ेद ब्लैंकेट में लिपटी हुई सोई हुई थी। वो बहुत गहरी नींद में सो रही थी। वो कितनी थकी हुई थी ये उसके चेहरे से नजर आ रहा था। ये नज़ारा अगर कोई देखता तो यकीन नहीं कर पाता आतिश के कमरे कोई लड़की। ये वाकई सबके लिए हैरान कर देने वाली खबर थी। रूही के गालों पर आंसुओं के निशान बने थे। उसके बदन पर उस वक्त एक शर्ट थी और ऊपर से एक ब्लैंकेट पड़ा था जिसमें उसका नाजुक सा वजूद छुपा हुआ था। हाँ, नाजुक। वो बेहद अदना सी नाजुक लड़की थी क्योंकि उसका दिल बहुत कमज़ोर था। उसके गर्दन पर बने लाल निशान आतिश का गुस्सा, उसका पैशन, उसका जुनून साफ बता रहे थे। और जिस तरह रूही की हालत थी, साफ पता चल रहा था कि किस कदर आतिश उसके साथ पेश आया था। उसके सूखे लाल होठ साफ बयान कर रहे थे कि आतिश ने उसके साथ किस हद तक रफ था। दिन के 12 बजे के करीब रूही की आंख धीरे धीरे खुलने लगी। उसने 2-3 बार पलकें खोली और बंद करी, फिर आखिर में उसने अपनी आंखें खोली। वो बेड पर उठकर बैठ गई। उसका सिर तेज दर्द कर रहा था। उसने अपना सिर बेड के क्राउन पर रखा और अपनी आंखें बंद कर ली। सिर के साथ उसका पूरा बदन ही टूट रहा था, मानो किसी ने उसकी सारी ताकत खींच ली हो। तभी उसके दिमाग में कल की कुछ इमेज दिखाई देने लगी। जब उसने कुछ लोगों को कॉरिडोर में देखा था, उसने झट से अपनी आंखें खोल ली और इधर उधर देखा, यहाँ कोई नहीं था। रूही ने फिर खुद को देखा। उसने शर्ट पहनी हुई थी। रूही की आंखों से एक बूंद आंसू बहकर गाल पर आ गया। उसे नहीं पता था कि वो रात किसके साथ, और फिर इस कमरे को तो वो पहली बार देख रही थी। रूही इस वक्त वाकई डरी हुई थी कि कहीं कल कुछ ऐसा तो नहीं हुआ जो होना नहीं चाहिए था। वो झट से खड़ी हुई मगर फिर वापस बेड पर बैठ गई। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली क्योंकि उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। तभी अचानक उसे कुछ याद आया, वो जो उसके जहन से कभी नहीं निकल सकता था, आतिश का गुस्सा जिसने उसे ड्रग्स के नशे में भी अपना असर छोड़ गया था। रूही ने अपनी आंखें खोलकर कहा, इतिश, मतलब मैं कल उनके साथ थी। न जाने कैसी आदत लगी थी उसे। एक बार रुद्री ने आतिश का नाम इतिश लिया था, तब से रूही की जुबान पर ये नाम मानो रच बस गया था। वो अक्सर बेख्याली में इतिश नाम ही लेती थी। फिर उसने एक नज़र खुद को देखा। उसे कुछ याद नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन उसे अपनी हालत देखकर अंदाजा था कि कल रात उसके साथ क्या हुआ होगा। और उसे ये भी अंदाजा था कि वो कल नशे में थी, लेकिन कैसे, क्योंकि उसने ऐसा कुछ भी अलग नहीं खाया था। खुद की हालत देखकर रूही का गला भर आया था। उसने अपने सिर पर हाथ रख लिया। उसकी नाक लाल थी, साथ ही आंखों में आंसू भरे हुए थे। वो अभी भी बैठी हुई थी। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे दवाई पर गई जो शायद उसी के लिए रखी गई थी। रूही ने एक सिसकी भरते हुए कांपते हाथों से दवाई निकाली और खा ली, फिर पानी पी लिया। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे एक पैकेट पर गई। उसने उसे खोलकर देखा जिसमें उसके ही कुछ कपड़े थे। रूही की हालत इस वक्त कुछ समझने लायक नहीं थी, इसलिए वो उठी और शावर लेने चली गई। वो शावर के पानी के नीचे आंखें बंद करके खड़ी हो गई। उसके आंसू इस पानी के साथ ही बह गए। फिर उसने अपने कपड़े बदले और उस कमरे से बाहर आ गई। इस वक्त 1 बज चुके थे। इस 1 घंटे में रूही के आंसू एक पल रुके नहीं थे। वो जब बाहर आई तो उसे रास्ते पर मालिनी जी मिल गई। रूही उन्हें देखकर अपनी जगह जम गई। उसकी हालत पहले से तो ठीक थी, उन कपड़ों में उसके सारे निशान छुप गए थे। मालिनी जी ने कमरे की तरफ देखा, फिर रूही की तरफ और कहा, तुम आतिश के से बाहर क्यों आ रही हो? क्या कर रही थी तुम यहाँ? रूही को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। तभी वहाँ विभा जी आ गई। वो रूही को देखकर बोली, रूही क्या हुआ? तो मालिनी जी ने कहा, ये आतिश के कमरे से बाहर आ रही है, मैंने खुद देखा था इसे। अब तुम कुछ बताओगी कि उसके कमरे में क्या कर रही थी? तो विभा ने कहा, तुम आतिश के कमरे में थी। रूही, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आतिश इस घर में नहीं रहता, लेकिन फिर भी उसके कमरे में जाने में हिम्मत कोई नहीं करता। विभा जी की बात सुनकर रूही कुछ कहने ही वाली थी, उससे पहले ही रुद्री ने वहां आकर कहा, मम्मा, चाची, वो रूही भाई के कमरे में सफाई के लिए गई थी। रूही ने उसे हैरानी से देखा तो रुद्री ने उसकी तरफ अपनी पलकें झपका दी। वहीं मालिनी जी ने कहा, आतिश में कमर की सफाई, वो भी ये आतिश के कमरे को तो हमेशा हरिजन साफ करता है न? तो रुद्री ने कहा, हाँ, वो आज काका छुट्टी पर है न, इसलिए रूही ने कर दी थी। तो विभा जी ने हैरानी से कहा, और आतिश ने कुछ नहीं कहा?
तो रुद्री ने न मैं सिर हिला दिया। तभी मालिनी जी ने रूही को देखा। उसकी लाल आंखें देखकर मालिनी जी कुछ सोचने लगी मगर कुछ बोली नहीं। विभा जी भी उन दोनों की बातें सोचती हुई चली गई। उनके जाने के बाद रुद्री रूही को अपने साथ एक कोने की तरफ ले जाकर बोली, तू कल रात से कहाँ थी, अचानक कहाँ गायब हो गई थी। इस पर रूही ने अपनी नजरें चुराते हुए कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था इसलिए मैं कमरे में आ गई थी। तभी रुद्री कुछ कहने को हुई तो नीचे कुछ आवाजें आने लगी। रूही ने रुद्री से कहा, कोई आया है, शायद चल कर देखते हैं। वो दोनों नीचे आ गई जहां दादाजी के साथ एक केसरिया रंग के कपड़े पहने एक शख्स बैठे हुए थे। वो रूही को देखकर मुस्कुरा दिए लेकिन रूही वो उन्हें यहाँ अचानक देखकर हैरान तो हुई मगर उसकी आंखों में चमक नहीं आ पाई जो उन्हें देखकर आया करती थी। रूही ने उनके पास आकर उनके पैर छूते हुए कहा, कैसे हैं आप पंडित जी, और बनारस से यहाँ कब आए? तो उन्होंने कहा, बस अभी अभी आए थे, हुक्म को अनुष्ठान के बारे में बताना था और अब तो तुमसे भी मिल लिए। इस पर रूही ने हल्का सा मुस्कुरा दी। फिर पंडित जी ने कहा, अब आप लोगों को बनारस आना होगा। उनकी बात सुनकर कुछ रूही की मुस्कुराहट गायब हो गई। बनारस उसका शहर था जहां उसका जन्म हुआ था और जहां वो रहती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे सब छूटता चला गया और 1 साल पहले उसका शहर ही उससे छूट गया। वो तो इत्तेफाक से उस रात दादाजी से मिली थी और वो उसे रातों रात ही बनारस से राजस्थान ले आए थे। रूही ने दादाजी की तरफ देखा तो दादाजी ने हाँ में सिर हिला दिया। इस पर रूही ने एक गहरी सांस ली। तभी पंडित जी दादाजी से बोले, हुक्म अनुष्ठान की तैयारियां कौन करेगा? आप जानते हैं कि इसमें अगर कोई कमी हुई तो अनुष्ठान भंग हो जाएगा। तो दादाजी ने कहा, अनुष्ठान की सारी तैयारियां रूही करेगी, हमें उनके अलावा किसी पर भरोसा नहीं है। इस पर पंडित जी मुस्कुरा दिए और बोले, इंसान की परख करने बेहतर जानते हैं आप, हुक्म हमें भी रूही बिटिया भरोसा है, लेकिन आपने अब तक ये नहीं बताया कि इस अनुष्ठान में बैठेगा कौन? तो दादाजी ने कहा, हमारा पोता आतिश रानावत वही करेगा। इस पर पंडित जी उठते हुए बोले, ठीक है, अब हमें इजाजत दे, हुकुम अनुष्ठान से जुड़े बहुत काम करने हैं। थोड़ी देर बाद वो वहां से चले गए और इधर रूही बनारस जाने वाली बात से परेशान थी। बनारस एक बड़ी सी हवेली जिसके बाहर की तरफ एक बड़ी सी चेयर पड़ी थी। उस पर एक 40 साल का शख्स बैठा था, अमरेंद्र चौधरी। उसके चेहरे पर गुस्सा नजर आ रहा था। उसके सामने 2-3 लोग खड़े थे। अमरेंद्र चौधरी उनमें से एक के सामने जाकर उसके थप्पड़ मारते हुए बोले, एक लड़की नहीं ढूंढी जा रही तुमसे, जाओ जाकर डूब मरो, सब के सब निकम्मे हो गए हैं। उनके पास खड़ा एक आदमी बोला, चौधरी साहब इन बेचारों पर क्यों गुस्सा निकाल रहे हैं? वो लड़की बहुत चालाक है, पता नहीं किस सांप के बिल में छुपी की है कि नजर ही नहीं आती। और ये तो आप जानते हैं कैसे उस दिन हमारे इतने लोगों के बीच से वो चिड़िया फुर हो गई थी, वो भी हमारे कुछ लोगों को अच्छी तरह घायल करके। इतना आसान नहीं है उसे पकड़ना। इस अमरेंद्र चौधरी साहब गुस्से से बोले, जाएगी कहाँ, आना तो उसे यही है, नाजायज होने के बावजूद हम उसे अपनाने के लिए तैयार थे, शादी करना चाहते थे, लेकिन वो लड़की इस लायक नहीं है। अब उसे हम घसीटते हुए अपने कदमों में लेकर आएंगे और वो हाल करेंगे उसका कि अपने किए पर अफसोस करेगी। रूहानिका ठाकुर पीछे खड़ा वो शख्स नंदन टेढ़ा मुस्कुरा दिया। यहीं एक तरफ चावलों से कानकर चुनती साड़ी में लिपटी औरत जिसकी उम्र रूही से कुछ साल ही बड़ी लग रही थी, वो अमरेंद्र की तरफ देखने लगी और मन ही मन बोली, वो तुम्हारे हाथ कभी नहीं लगेगी, कभी नहीं, यहाँ वापस कभी मत आना। रूहानिका राजस्थान स्टडी रूम में जहाँ आतिश चेयर पर बैठा था उसके सामने दादाजी बैठे थे। तो तुम हमारे साथ बनारस आ रहे हो न? उद्धरण चिन्ह। आतिश जो चेयर पर बैठा पेपर को वेट को अपने हाथों में घुमा रहा था, उसने कहा, और उससे मुझे क्या फायदा होगा? तो दादाजी ने कहा, इसमें भी फायदा नुकसान, चलो बताओ क्या चाहिए तुम्हें? इस पर आतिश चेयर से खड़ा होकर विंडो के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने अपने दोनों हाथ पेंट की पॉकेट में डाल दिए। वो एक टक सामने देखने लगा जहां गार्डन में अनय और रूही दोनों खड़े थे। रूही किसी काम से हवेली से बाहर आए और उधर दूसरी तरफ अनय अंदर की तरफ जा रहा था। इसी बीच रूही उससे टकराते टकराते रह गई। रूही अनय को यहाँ देखकर थोड़ी कंफ्यूज हो गई। वो बोली, अनय आप यहाँ? तो अनय बोला, हाँ मैं आपसे ही मिलने आया था। इधर स्टडी रूम में दादाजी चौंक कर बोले, क्या मैं ये नहीं कर सकता? तुम कुछ और मांग लो मगर ये नहीं।
तो आतिश ने खिड़की से अपनी नजरें हटाकर उन्हें देखा, वही सुनहरी चमकती आंखें जो इस वक्त बहुत गहरी थी। आतिश ने मुड़कर एक टेबल पर वाइन से भरी एक बोतल खोलकर उसे गिलास में डाला, फिर उस गिलास को गोल गोल घुमाते हुए वापस सामने गार्डन की तरफ रूही और अनय को उसी इंटेंसिटी के साथ देखते हुए कहा, करना तो यही होगा, चाहे तो अपनी मर्जी या चाहे मेरी मर्जी से। इस पर दादाजी ने कहा, आतिश मेरी बात समझो, तुम जानते हो ये मैं नहीं कर सकता। तो आतिश ने कहा, कर नहीं सकते या करना नहीं चाहते। इस पर दादाजी ने कहा, यही समझ लो मैं नहीं करना चाहता, मुझे उन लोगों को जवाब भी देना होगा, बहुत सवाल खड़े होंगे, तुम कुछ और मांग लो लेकिन ये नहीं आतिश। तो आतिश ने अंदर आकर एक शिप लेते हुए कहा, हम ठीक है, फिर आप जा सकते हैं। इस पर दादाजी उसे देखने लगे और उठकर चल दिए। तभी उन्हें आतिश की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन जवाब तो आपको देना होगा। इस पर दादाजी ने उसे मुड़कर हैरानी से देखा, उसकी बातों का मतलब वो बखूबी समझे थे। आतिश ने जो सोचा था वो तो वो करके ही रहेगा, फिर चाहे वो हाँ करे या ना करें। दादाजी ने बेबसी से अपना सिर हिला दिया। आतिश ने बनारस जाने की बहुत बड़ी कीमत लगाई थी, और अगर वो नहीं माने तो आतिश न तो बनारस आएगा और न ही अपनी बात से पीछे हटेगा। दादाजी ने कहा, आतिश किसी की जिंदगी खराब हो सकती है, एक बार सोच लो। जवाब में सिर्फ खामोशी के उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा। वो सिर हिलाकर बोले, ठीक है, मैं कोशिश करना हूँ। तो आतिश ने सर्द आवाज में कहा, आपकी कोशिश का अंजाम हाँ ही होना चाहिए। दादाजी ने उसकी तरफ देखा जो उनकी तरफ पीठ करके खड़ा था। वो साफ लफ्जों में उन्हें धमकी दे चुका था कि अगर उनकी कोशिश का अंजाम वो नहीं हुआ जो आतिश चाहता है तो फिर सब कुछ वो अपने हिसाब से करेगा और फिर दादाजी कुछ चाहकर भी नहीं कर पाएंगे। दादाजी एक गहरी सांस लेकर चले गए। रात का वक्त, पूरी हवेली अंधेरे में डूबी हुई थी। इधर रूही किचन में खड़ी थी, उसका सिर बहुत तेज दर्द कर रहा था। उसके चेहरे पर कोई चमक नहीं थी, उसकी आंखें भी थोड़ी थोड़ी सूजी हुई थी। वो पानी का जग लेकर बाहर आई तो उसे किसी की धीमी कदमों की आवाज़ सुनाई दी। रूही अभी हॉल में आई थी। वो इन कदमों की आवाज़ सुनकर बोली, कौन है? इतने खामोश माहौल में उसकी आवाज़ तेज गूंजी थी, वही अब कदमों की आवाज़ भी अब थम चुकी थी। रूही ने सीढ़ियों की तरफ देखा जहां एक शख्स खड़ा था। उसकी वाइट शर्ट उस हल्के अंधेरे में चमक रही थी। उसके कंधे तक आते बाल की जिनकी उसने चोटी बनाई हुई थी, उसकी पर्सनालिटी और उसका डार्क ऑरा आतिश की पहचान था कि हाँ, ये आतिश है। आतिश रानावत, राजस्थान को कंट्रोल करने वाला दयार। रूही उसे पीछे से देखकर पहचान गई। वो उससे ज्यादा दूर नहीं खड़ा था। रूही अब कुछ नहीं बोली। उसे देखते ही उसकी धड़कनों ने अपने आप रफ्तार पकड़ लिए थी, कुछ डर से तो कुछ बेचैनी से। वो उसका सामना नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे याद आ चुका था कि उसने उसके ऊपर हाथ उठाया और इस बार उससे गलती हुई थी। वो चुपचाप वहां से जाना चाहती थी, लेकिन उसे उन्हीं सीढ़ियों से आगे जाना था जहां आतिश खड़ा था। रूही ने एक कदम बढ़ाया था कि तभी वो अचानक अपने कदम पीछे लेने लगी, क्योंकि आतिश उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसने अब तक आतिश का चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि वहां अंधेरा इतना था कि आतिश की सिर्फ सुनहरी आंखें ही रूही को दिखाई थी। आतिश का कोट उसके हाथ पर पड़ा था, जिसे उसने अब सोफे पर रख दिया था। उसने अपनी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोल दिए। इस बीच उसके कदम अब भी रूही की तरफ बढ़ रहे थे, और रूही अब दीवार से लग चुकी थी और आतिश एकदम उसके नज़दीक आ चुका था। रूही वाकई बहुत छोटी थी। नहीं, वो छोटी नहीं बल्कि आतिश कुछ ज्यादा ही लंबा था। वो उसके आगे ऐसी सिमटी हुई थी मानो आतिश के अलावा कोई हो ही ना। आतिश ने उसके कमर के पास दीवार पर हाथ रखा। हालांकि उसने अब तक रूही को छुआ नहीं था। उन दोनों के बीच एक दूरी थी, लेकिन वो बस हवा के गुजरने लायक ही थी। रूही ने जग को कसकर पकड़ते हुए कहा, मिस्टर रानावत, दूर रहिए मुझसे। अगर आपने कुछ भी किया तो मैं चिल्ला दूंगी। आतिश ने कुछ नहीं कहा। वो उसके गर्दन के नज़दीक अपना चेहरा ले जाकर उसके शरीर से उठती फ्रेग्रेंस को आंखें बंद करके इनहेल करने लगा। उसे दूर करने के चक्कर में रूही के हाथ से उसका पानी से भरा जग कब का छूटकर गिर चुका था, लेकिन उसकी ये हरकत न जाने क्यों रूही को बहुत डराती थी। उसका वो हाथ जो उसने आतिश के सीने पर उससे दूरी कायम करने के लिए रखा था, उसने अब उसकी मुट्ठी भींच ली। उसका पूरा शरीर में सिरहन सी दौड़ चुकी थी। वो मुट्ठी भी इतनी काकर बंद थी कि आतिश की शर्ट पर सिमटे पड़ चुके थे। रूही ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। आतिश उसे इस वक्त किसी साइको से कम नहीं लगता था।
7 तुम्हारे शरीर पर तुम्हारी रूह पर मेर दी हुई निशानियां है। रात का वक्त, हॉल के एक कोने में रूही दीवार से लगी हुई थी और आतिश का चेहरा उसके गर्दन में छुपा हुआ था। रूही की सांसें काफी तेज थी, उसके चेहरे पर बेचैनी के साथ घबराहट भी थी, उसके पलकें फड़फड़ा रही थी। तभी आतिश की आवाज उसके कानों में गूंजी। रूही ने अपनी आंखें खोल दी। आतिश ने कहा, शौक से चिल्लाओ। रूही की आंखें खुल गई जैसे वो किसी गहरी नींद से जागी हो। उसने आतिश को धक्का दिया मगर इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। आतिश एक कदम भी नहीं हिला, उसकी नजरें रूही पर ही टिकी थी, खासकर उसके चेहरे पर। तभी रूही ने अचानक ही अपनी नजर उठाकर उसे देखा। उसकी सांस मानो अटक गई, उसका पूरा शरीर कांप गया क्योंकि आतिश ने का हाथ उसकी कमर पर था और वो अब धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा था। रूही ने गहरी सांस लेकर फ्रस्ट्रेट होकर उसका हाथ हटाते हुए उससे बोली, आखिर क्या चाहिए आपको? रूही की गुस्से भरी आंखें नम भी थी, वो वाकई परेशान हो चुकी थी। वो न तो आतिश को गलत कह सकती थी और न सही। वो जानती थी कि पहली बात वो दोनों ही नशे में थे और दूसरी बार वो ड्रग्स के असर में थी। फिर ये आतिश बिल्कुल समझ नहीं आता था। पहले दिन वो उसे कमरे से बाहर निकाल रहा था, फिर पता नहीं अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसने अपना इरादा बदल दिया और अब तो वो उसकी जिंदगी पर अपना हक जमा कर बैठा था, जैसे वो उसकी ही हो, जब चाहे जैसे चाहे उसे छूता था, उसके करीब आता था। और एक तरफ अनय था जो उसका फियोंसे था, जिसे छूना तो दूर, उसने कभी उसे ठीक से देखा तक नहीं था। रूही अब अपनी जिंदगी में इन दोनों को ही नहीं चाहती थी। उसे अब न अनय चाहिए था और आतिश, वो तो उसे कभी चाहिए ही नहीं था। वो तो अचानक आया था। हाँ, अचानक। वही आतिश ने उसके चेहरे की तरफ झुकते हुए उसकी आंखों में देखते हुए धीमी और गहरी आवाज में कहा, क्या दे सकती हो तुम? रूही भी उसकी आंखों में ही देख रही थी। तभी आतिश ने अपनी आंखें से उसके होठों से उसके आंखों तक का सफर तय करते हुए एक हल्की सी तिरछी मुस्कुराहट के साथ उसे देखा, फिर अपनी गहरी और इंटेंस आवाज में कहा, तुम्हारा सब कुछ मैं बहुत पहले ही ले चुका हूँ। तुम्हारी किस्मत, तुम्हारी सांसें और तुम्हारे शरीर पर, तुम्हारी रूह पर भी मेरा हक है। मेरी दी हुई निशानियां है तुम्हारे पास, तुम्हारा है ही क्या? रूही की आंखें से एक बूंद आंसू लुढ़क कर गालों पर आ गया। उसके हर लफ्ज में हकीकत थी जो रूही को उसकी सच्चाई से रूबरू करा रही थी। वाकई उसके पास उसका था ही क्या? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तभी उसके कानों में आतिश की आवाज उसे सुनाई दी, जो बेहद धीमी और उतनी ही इंटेंस भी थी। रूही उसे देखने लगी। बस तुम्हारी पहचान है जिसे बहुत जल्दी छीन लूंगा, रूहानिका ठाकुर। इस पर रूही ने उसे हैरानी से देखा। तभी आतिश ने उसके गाल को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बेहद आराम से कहा, हाथ उठाया था ना तुमने? हम। उसकी बातें सुनकर रूही की हैरानी बढ़ती जा रही थी। वो मानती थी कि उसने गलती की थी, उसे गलतफहमी हुई थी, लेकिन उसकी एक गलतफहमी की कीमत उसकी पहचान तो बिल्कुल नहीं थी। रूही ने उसका हाथ झटक दिया और उसे खुद से दूर धक्का देते हुए कहा, आप एक निहायती बुरे इंसान हैं मिस्टर आतिश रानावत, मेरी सोच से भी बुरे। आपको क्या लगता है आप रूहानिका ठाकुर से उसकी पहचान छीन लेंगे? तो ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं। रूही आतिश की आंखों में आंखें डालकर देख रही थी। अगर वो उसके सबसे बड़ा डर था तो उसकी नफरत भी थी। अगर वो उसकी बेचैनी का सबब था तो उसके गुस्से का सबब भी वही था। वही आतिश की सुनहरी आंखें उसके इस अंदाज पर और भी इंटेंस हो गई। उसकी बेखौफ आंखें देखकर आतिश के होठों पर एक हल्की मुस्कुराहट आ गई, जो जितनी दिलकश थी उतनी ही खतरनाक भी थी। उसने रूही के चेहरे के एकदम नजदीक जाकर बिल्कुल धीमी आवाज में कहा, आई हेट दिस। रूही जो उसके अचानक इतना नजदीक आने पर पीछे होने लगी तो आतिश ने उसके सिर के पीछे अपना हाथ रख लिया। रूही के चेहरे पर एक बार फिर बेचैनी ने अपनी जगह बना ली। आतिश उसके इतना करीब था कि उन दोनों की नोज आपस में टच हो रही थी। आतिश की नज़र उसके चेहरे के हर नक्श से होते हुए उसके होठों पर आकर रुकी, जो कांप रहे थे। आतिश ने उस कुछ दूरी को तय करते हुए उसके होठों को थाम लिया। रूही बिल्कुल जम चुकी थी। उसे ऐसा लगा जैसे आतिश ने उसके होठ के साथ उसकी सांसें भी थाम ली थी। एक ठंडी हवा का झोंका उसे छूकर गुजरा, जिससे रूही की पकड़ उसके शर्ट पर काबिज हो गई। उसके होठों की तपिश में रूही का बुरा हाल हो रहा था। तभी कोई अपने कमरे से उतरकर नीचे आया। रूही ने उस तरफ देखा जहां मालिनी जी थी। रूही की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो अब आतिश को धक्का देने लगी।
वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उसे ऐसे देखे। उसने हर मुमकिन कोशिश की आतिश को दूर करने की, मगर आतिश तो आतिश था। उसने उसके दोनों हाथ पकड़कर दीवार से लगा दिए और खुद उसे भी दीवार से लगाते हुए पूरी तरह उसे अपने लंबे चौड़े वजूद के नीचे समेट चुका था। इधर मालिनी जी उस तरफ देखने लगी, मगर उन्हें कोई दिखाई ही नहीं दिया सिवाय अंधेरे के। वो अपना सिर झटकते हुए किचन में चली गई, फिर थोड़ी देर बाद आकर वापस अपने कमरे की तरफ चली गई। इधर कुछ देर बाद आतिश ने उसे अपनी जत्तियों से आज़ाद किया था, लेकिन अपनी कुर्बत से उसे अब भी रिहाई नहीं थी। वो उसके बाहों में खड़ी तेजी से सांसें ले रही थी। रूही ने अपनी लाल और नम आंखों से उसे देखा, फिर उसके ऊपर हाथ उठा दिया तो इस बार आतिश ने उसका हाथ पकड़ उसे उसकी कमर से लगा दिया। फिर अपने सर्द और ठंडी आवाज में कहा, अगर ये हरकत एक बार और की तो इस बार मैं सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकूंगा। मेरी कोई हद नहीं है और ये कल तुम देख चुकी हो। इस पर रूही ने गुस्से और नम आंखों से देखते हुए उससे कहा, आप सिर्फ नफरत के काबिल हैं मिस्टर रानावत, सिर्फ नफरत के। फिर वो वहां से जाने लगी तो अचानक रुक गई, क्योंकि उसके गले पड़ा एक पेंडेंट आतिश की शर्ट में फंस गया था। रूही उसे निकालने लगी, उसके आंसू अब तक गालों पर आ गए थे। थोड़ी कोशिश में वो निकल गया। वो फिर जाने को हुई तो उसका ब्रेसलेट आतिश की वॉच में आकर फंस गया। रूही ने उसे देखा, फिर आतिश को जो न जाने कब से उसे देख रहा था, उसके बेचैन चेहरे को बड़े गौर से देख रहा था। रूही फिर उसकी वॉच से वो ब्रेसलेट निकालने लगी जो बड़ा जिद्दी था, निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। रूही फ्रस्ट्रेशन में अपने आंसू पोंछते हुए उसे निकाल रही थी। तभी आतिश ने उसका हाथ पकड़ लिया। रूही ने उसे गुस्से भरी नज़रों से देखा तो आतिश अभी भी उसे ही देख रहा था और उसे देखते हुए ही उसने रूही का ब्रेसलेट निकाल दिया। रूही ने देखा जब उसका ब्रेसलेट निकल गया है तो वो एक पल गवाए बिना भागते हुए वहां से चली गई। वो अब एक पल भी नहीं रुकी और न ही एक नज़र उसने पीछे मुड़कर देखा। वही आतिश उसे तब तक देखता रहा जब तक वो वहां से चल नहीं गई। उसके जाने के बाद आतिश अपने घुटने मोड़कर जमीन पर बैठा, फिर नीचे रूही की पायल को उसने उठा लिया और उसे देखने लगा। तुम्हारी बर्बादी में खुद तुम्हारी मर्जी शामिल होगी रूह। इधर रूही अपने कमरे के बाथरूम में थी। वो अपने होठों को रगड़ रगड़ कर धूल रही थी, मगर आतिश की छुअन भी उसकी तरह जिद्दी थी कि उसका असर कम ही नहीं हो रहा था। रूही ने अपना चेहरा साफ किया, फिर वो कमरे में वापस आ गई। वो एक गहरी सांस लेकर बोली, रूही भूल जा सब कुछ, बस कुछ दिन और बनारस से आने के बाद मैं राजस्थान छोड़ दूंगी और यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी जहाँ पर न अमरेंद्र चौधरी होगा, न अनय सिंघानिया और न ही। कुछ पल रुककर वो बेहद नफरत से बोली, नहीं आतिश रानावत, बनारस से आने के बाद ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। सही कहा था उसने, बनारस से आने के बाद ये सब कुछ खत्म हो जाएगा और बहुत कुछ बदल जाएगा। अगर कुछ नहीं बदलेगा तो वो आतिश का उस पर हक, वो हर किसी से बच सकती थी, मगर आतिश के मर्जी के बिना वो इस राजस्थान से क्या इस हवेली से भी बाहर नहीं जा सकती थी, एक कदम भी नहीं। वो बेड पर आकर बैठ गई। उसे अब तक पता था कि उसकी एंगेजमेंट रिंग उसके हाथ में नहीं था, क्योंकि उसने अब तक ध्यान ही नहीं दिया था। वो बैठकर अनय की बातों को सोचने लगी जो उसने आज सुबह कही थी। फ्लैशबैक। अनय ने कहा, जब से हमारी एंगेजमेंट हुई है हम कभी कहीं बाहर नहीं गए। मुझे लगता है कि हमें दूसरे के साथ वक्त बिताना चाहिए ताकि आप मेरे साथ कंफर्टेबल हो सकें। रूही को उसकी बात समझ में नहीं आ रही थी। उनकी एंगेजमेंट को पूरे 2 महीने हो चुके थे, लेकिन उन 2 महीनों में उसने अनय से न तो ठीक से बात की थी और न ही कभी उन दोनों ने अकेले में वक्त बिताया था। पता नहीं क्यों, लेकिन रूही कभी उसके साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाई। हालांकि ऐसा नहीं था, उसने कोशिश नहीं की बहुत की थी, मगर फिर भी वो अनय के बारे में सोच ही नहीं पाती थी। जो फीलिंग अनय के लिए आनी चाहिए थी वो रूही के दिल में कभी आई ही नहीं। इसकी एक वजह ये भी थी कि वो पहले उस एंगेजमेंट के लिए तैयार नहीं थी, फिर वो ये शादी सिर्फ अमरेंद्र चौधरी से बचने के लिए कर रही थी। वो नहीं चाहती थी कि चौधरी उसकी किसी मजबूरी का फायदा कर उसे शादी करने पर मजबूर कर सके, इसलिए उसने इस अचानक होती एंगेजमेंट के लिए हाँ की थी। उसके लिए अनय अभी भी उतना ही अनजान था जितना कि राह चलता कोई शख्स होगा। उसके बारे में रूही बिल्कुल नहीं जानती थी, क्योंकि कभी उसे जानने में इंटरेस्ट ही नहीं था। और अब जब से उसकी जिंदगी में आतिश आया था तब से वो उसके अलावा किसी के बारे में सोच ही नहीं पा रही थी।
हालांकि आतिश भी उसके लिए अने जितना ही अनजान था, मगर फिर भी वो उसके करीब था, और इतना करीब जितना कि आज तक कोई नहीं आ पाया। उसे आतिश से सिर्फ नफरत और गुस्सा ही था, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में हर वक्त वही था। रूही ने अनय की बात सुनकर कोई जवाब नहीं दिया, तो अनय उसकी तरफ एक कदम बढ़ाकर बोला, रोहानिका चलेंगी न मेरे साथ? इस पर रूही ने कहा, मिस्टर सिंघानिया, हम ये सगाई यही रोक देते हैं, मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। रूही की बात सुनकर अनय की हाथों की मुट्ठियां भींच गई। उसने कहा, क्या हुआ रोहानिका, तुम अचानक ये सब क्यों कह रही हो? क्या कोई प्रॉब्लम है? मेरी माँ ने कुछ कहा? इस पर रूही ने कहा, नहीं, आपकी माँ ने मुझसे कुछ नहीं कहा, बस मैं इस रिश्ते को और नहीं निभा सकती, मुझे उम्मीद है आप मुझे समझेंगे। अनय उसे हैरानी से देख रहा था। उसे नहीं लगा था कि रूही अचानक ये कह देगी। उसने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए कहा, कहिए, आप ये सब कुछ उसके लिए तो नहीं कर रही है जिनके साथ आप कल डांस कर रही थी, बहुत कंफर्टेबल थी आप उनके साथ, इतना तो कभी मेरे साथ नहीं हुई। उसकी बात सुनकर रूही उसे देखने लगी। वो आतिश के बारे में बात कर रहा था। रूही कुछ हैरान तो थी, जाहिर है उसे कल बुरा लगा होगा, और किसी को भी लगता, क्योंकि वो उसकी फियोंसे थी। रूही ने लड़खड़ाती जुबान से कहा, नहीं, ये ऐसा नहीं है, उनकी वजह से मैं मना नहीं कर रही हूँ, मैं बस। तभी अनय ने कहा, रोहानिका, मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सोचने की ज़रूरत है, कुछ दिन देख लीजिए, अगर इन कुछ दिनों में आपका इरादा नहीं बदलता है तो मैं खुद ये सगाई तोड़ दूंगा। रूही उससे कहना चाहती थी कि वो श्योर थी कि उसे ये सगाई नहीं करनी। वो कहना चाहती थी कि उसे वक्त की ज़रूरत नहीं है, मगर फिर अनय की वजह से चुप हो गई, क्योंकि रूही हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करती थी, और फिर ये रिश्ता दादाजी ने खुद जोड़ा था। उसने सोचा कि वो सीधे दादाजी से ही मना कर देंगी। उसने हाँ में सिर हिला दिया। अनय ने कहा, अच्छा मैं चलता हूँ, हम फिर कभी चलेंगे। इतना कहकर वो वहां से चला गया, और इधर रूही उसे जाता देखती रही। उसे इस वक्त अनय के लिए बुरा लग रहा था। उसे अनय से एक अटैचमेंट तक नहीं थी, लेकिन कम से कम वो उसके लिए लॉयल रहना चाहती थी, जो कि अब वो नहीं थी। रूही के सिर में इस वक्त तेज दर्द हो रहा था, वो बुरी तरह उलझ चुकी थी। फ्लैशबैक एंड। रूही अपने कमरे में बेड पर लेटी ये सब सोच रही थी। उसका सिर बेड के क्राउन से टिका हुआ था। फिलहाल उसने सारी बातों को एक तरफ करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और नींद में चली गई। वो सो गई एक चैन की नींद, इससे अनजान की कल के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाने वाली थी। अगली सुबह आज सभी बनारस जाने वाले थे। वहीं मालिनी जी अपने कमरे में बैठी थी, वो कुछ बातें सोच रही थी। तभी वीरेंद्र जी कमरे में आकर बोले, मालिनी, तुम अब तक रेडी नहीं हुई, हम सबको बनारस जाना है, पता है न? इस पर मालिनी जी ने कहा, वीरेंद्र, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो वीरेंद्र जी ने कहा, हाँ कहो। इस पर मालिनी जी ने कहा, हमारा आलोक इस घर का सबसे बड़ा बेटा है, तो ये अनुष्ठान भी उसके हाथों होना चाहिए। पापा इसे आतिश से क्यों कराना चाहते हैं? वीरेंद्र ने उनकी तरफ देखा और कहा, तो क्या हो गया, आतिश भी इस घर का बेटा है, अगर वो उससे कुछ करवाना चाहते हैं तो इसमें बुराई क्या है? इस पर मालिनी ने उन्हें देखते हुए कहा, कोई बुराई नहीं है वीरेंद्र, इनफैक्ट पापा आतिश से जो कराना चाहते हैं करा सकते हैं, लेकिन मेरे बेटे का हक मैं किसी को लेने नहीं दूंगी। आलोक रानावत खानदान का बड़ा बेटा है, और इस हवेली पर और रानावत ऑफ ग्रुप्स पर उसका हक आतिश से ज्यादा है। उद्धरण चिन्ह। तो वीरेंद्र जी ने उनके दोनों कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, मालिनी, मैंने कब मना किया? मैं भी यही कह रहा हूँ, आलोक बड़ा है इसलिए उसका हक भी आतिश से ज्यादा है। रानावत ऑफ ग्रुप्स का अगला वारिश वही होगा। वैसे भी आतिश के पास उसकी खुद की इतनी बड़ी कंपनी है, ये सब आलोक का ही होगा। उनकी बात सुनकर मालिनी जी कुछ शांत हुई। तभी वीरेंद्र जी ने कहा, अच्छा अब पैकिंग कर लो। हवेली के बाहर सब लोग आ चुके थे। दादाजी ने तपिश जी को देखते हुए कहा, तपिश, वो तीनों कहाँ है? इस पर तपिश जी कुछ कहते उससे पहले ही रुद्री और अनंत वहां आ गए। दादाजी ने रुद्री से कहा, रुद्री, रूही कहाँ है? तो रुद्री ने कहा, दादाजी, रूही को अपने थीसिस प्रोफेसर को देने थे, इसलिए वो उनसे मिलने गई है, उसे आने में लेट हो जाएगा, तो हम तीनों बाद में आ जाएंगे। इस पर दादाजी ने कहा, नहीं, तुम तीनों को रुकने की कोई जरूरत नहीं है, रूही आतिश के साथ आ जाएगी, हम आतिश से कह देंगे। उनकी बात सुनकर रुद्री और अनंत दोनों ने चौंकते हुए कहा, हाँ।
वही घर के बाकी लोग भी उन्हें हैरानी से देख रहे थे। मालिनी जी दादाजी को देखने लगी। वही वीरेंद्र जी को रूही का आतिश के साथ आने की बात सुनकर चिढ़ हुई। वहीं विभा जी ने तपिश जी की तरफ देखा। वही तपिश ने दादाजी से कहा, पापा आतिश रूही को कैसे? तो दादाजी ने कहा, हम आतिश से बात कर लेंगे अभी, सब चलो वरना देर हो जाएगी। इतना कहकर वो खुद कार में बैठ गई और उनके पीछे बाकी सब भी कार में बैठ गए। इधर रुद्री और अनंत ने एक दूसरे को देखा। फिर रुद्री ने कहा, उसने हमसे रुकने को कहा था, तू बात करके देखना दादाजी से। तो अनंत ने कहा, ठीक है। वो वहीं से चीख कर बोला, दादाजी। तो दादाजी जो अब तक कार में बैठ चुके थे, उन्होंने अनंत की तरफ देखा और कहा, बोलो। उनकी इतनी कड़क आवाज सुनकर अनंत ने हड़बड़ाकर एक मुस्कुराहट के साथ कहा, वो दादाजी हम कौन से कार से आए? इस पर दादाजी ने कहा, देवा बैठा देगा तुम्हें, अब जाओ। उनकी बात सुनकर अनंत ने एक गहरी सांस ली और रुद्री की तरफ देखा को लगभग उसे गुस्से से घूर रही थी। तो अनंत ने कहा, क्या हुआ? इस पर रुद्री ने कहा, मेरा दिमाग खराब हुआ है और कुछ नहीं चल अब। तो अनंत उसके पीछे जाते हुए बोली, चुहिया जब देखो तब गुस्से में ही रहती है। फिर वो ऊपर देखते हुए बोला, बस मेरी दोस्त को मेरे भाई से बचा लेना भगवान। धीरे धीरे सब वहां से चले गए और रूही को आतिश के भरोसे छोड़ गए। 1-2 घंटे बाद रूही कॉलेज से लौटी थी। वो इस वक्त अपने कमरे में थी और गुस्से में थी। वो अपनी सारी पैकिंग कर चुकी थी। उसने एक लाल रंग की चोली पहनी थी जो कमर से कुछ ऊपर तक थी और नीचे एक सफ़ेद रंग का घाघरा पहना था। कंधे से एक दुपट्टा पड़ा था जिसका एक सिर कमर में टका हुआ था तो दूसरा सिर आगे भी उसी तरफ कमर में टका हुआ था। उसके लंबे बाल पीठ पर बिखरे हुए थे। उसका छोटा सा चेहरा गुस्से और परेशानी से लाल था क्योंकि सब उसे छोड़कर चले गए थे, खासकर रुद्री और अनंत, और उसे आतिश के साथ आने को कह गए थे। अजीब किस्मत थी उसकी, जिससे बचना चाह रही थी उसी के सामने आकर खड़ी हो जाती थी। रूही ने अपना बैग देखा, फिर एक गहरी सांस ली और कमरे से बाहर आ गई। रूही अपना बैग लेकर गार्डन में आए, तभी उसकी नज़र करण पर पड़ी। उसकी आंखों में चमक आ गई। वो करण के पास आकर बोली, करण भाई। करण ने मुड़कर रूही को देखा और कहा, तुम अब तक यहाँ हो, तुम बनारस गई नहीं? तो रूही ने कहा, हाँ वो भाई मुझे मेरे थीसिस प्रोफेसर को देने थे, आज लास्ट डेट थी इसलिए सब लोग चले गए। आप भी बनारस चल रहे हैं न? तो मैं आपके साथ चलूं? इस पर करण ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बिल्कुल चलो। इस पर रूही भी मुस्कुरा दी। तभी करण के पास एक कॉल आई। करण ने रूही से कहा, 1 मिनट। वो थोड़ी दूर जाकर कॉल उठाने चला गया और इधर रूही की नज़र अचानक ही सामने एक हवेली की तरफ चली गई जिसे रिनोवेट किया जा रहा था। ये हवेली दादाजी की ही थी मगर बहुत पुरानी थी, पर थी बहुत बड़ी, इस हवेली से भी बड़ी जिसे दादाजी ने बाद में बनवाया था। उसके आसपास बहुत बड़ा गार्डन था। मही को समझ में नहीं आया कि उसे क्यों रिनोवेट किया जा रहा था, क्या सब लोग वहां शिफ्ट होने वाले थे? खैर उसने ज्यादा नहीं सोचा और अपनी नजरें वहां से हटाकर करण की तरफ कर ली। इधर करण बात करके रूही के पास आया और बोला, रूही मुझे एक जरूरी काम है, मैं अभी नहीं जा पाऊंगा, एक काम करो तुम आतिश के साथ चली जाओ। इस पर रूही ने कहा, कितना टाइम लगेगा भाई? तो करण ने कहा, रात ही जाएगा मुझे, तुम जाओ तो आतिश बनारस ही जा रहा है, वो तुम्हें ले जाएगा। इस पर रूही ने हल्का सा मुस्कुराकर हाँ मैं सिर हिला दिया और फिर वो उस तरफ बढ़ गई जहाँ कई सारी कार खड़ी थी। सब एक जैसी साइन करती हुई नजर आ रही थी। उनका रुतबा अलग था और वो भी क्यों न, वो एआर की कार जो थी उसकी हर चीज़ शानदार ही होती थी जो कमियों के साथ भी किसी को लुभा सकती थी। रूही के उस तरफ आते ही एक गार्ड ने रिस्पेक्ट से उससे उसका बैग ले लिया और फिर दूसरे गार्ड ने उसे बीच में खड़ी कर डोर खोल दिया। रूही ने जरा झांक कर देखा तो उसमें आतिश बैठा था और उसके अलावा कार में कोई नहीं था। आगे की सीट कार में मौजूद उस दीवार जैसे पोर्शन की वजह से दिखाई नहीं दे रही थी। आतिश अपनी जगह पर पैर के ऊपर पैर रखकर बैठा था। उसकी सुनहरी चमकती गहरी नजरें अपने टैब की तरफ थी। रूही ने उसे देखकर एक गहरी सांस ली, फिर अपनी जगह पर बैठ गई। वो बिल्कुल डोर से चिपकी हुई बैठी थी। कार भी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चुकी थी। रूही ने एक तिरछी नज़र से आतिश को देखा। बाकी दिनों के मुकाबले आज वो बहुत खामोश था, लेकिन क्या ऐसा वाकई था?
तो 2 या 3 दिनों में आतिश और रूही की धमाकेदार शादी देखने को मिलेगी। हाँ भाई, आतिश की शादी है तो आतिशबाजी तो होगी, तो बनारस की ट्रिप मजेदार होने वाली है। चैट, अपनी नज़रों को अपनी हद में रखो रूह, वरना मेरी नज़रें तुम सह नहीं पाओगी। राजस्थान। दिन का वक्त। रूही ने तिरछी नज़रों से आतिश को देखा, एक सतर्क सदा हुआ पोस्चर, और उस पर उसकी पर्सनैलिटी गजब ही थी। उसके बाल थोड़े लंबे थे जो कंधे तक आते थे, और उनकी आतिश ने एक हाफ पोनीटेल बनाई हुई थी। वैसे तो वो कुछ इतने भी लंबे न थे, मगर कुछ हद तक लंबे ही थे कि एक हाफ पोनीटेल तो आराम से बन सकती थी। उस पर उसका सॉलिड टैक्सीडो सूट जो शायद बनाया ही उसके लिए गया था। उसके चेहरे का चार्म कुछ ऐसा था कि हर कोई पल में उसका दीवाना हो जाए, मगर फिर उसकी आंखें वही सुनहरी चमकती आगे जिनमें एक ऐसी आग थी जो उस दीवानगी को पल में दहशत में बदल सकती थी। वो एक ही पल में खूबसूरत और खतरनाक दोनों लग रहा था। हालांकि रूही की नज़र न तो उसके चेहरे पर थी और न ही उसकी आंखों पर, वो तो बस किसी सोच में खोकर उसे देख रही थी। मगर उसे ये नहीं पता था कि वो जिसे देख रही थी वो कोई मामूली शख्स नहीं था। भले ही आतिश अपना काम कर रहा था, मगर उसकी नज़रें आसपास हर हलचल पर थी। अभी कुछ ही पल गुजरे थे कि रूही को अपनी कमर पर किसी की दहकती छुअन महसूस हुई। रूही के पूरे शरीर में सिरहन सी दौड़ गई। उसने फौरन अपनी नज़रें उठाकर आतिश को देखा, जिसने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींच लिया था, लेकिन उसने अपनी नज़रें अभी भी टैब से हटाई नहीं थी। रूही ने उसे न छूने की एवज में अपने दोनों हाथ कस भींच लिए थे। उसने कल सोच लिया था कि वो आतिश से दूर रहेगी, वो अब उसे कोई मौका ही नहीं देगी कि वो उसके करीब आ सके, लेकिन जाने अनजाने उसने ये मौका खुद आतिश को दिया था। आतिश की नज़र अब कहीं जाकर उसकी तरफ घूमी। उसने उसके हाथों को देखा, फिर रूही के चेहरे की तरफ देखते हुए उसकी कमर पर दबाव बनाकर उसे अपने और करीब खींच लिया। अब मजबूरन रूही ने खुद को संभालने के लिए उसके सीने पर हाथ रखने ही पड़े। उसने आतिश को सवालिया नज़रों से देखा तो आतिश ने कहा, अपनी नज़रों को अपनी हद में रखो रूह, वरना मेरी नज़रें तुम सह नहीं पाओगी। आतिश के जबड़े इस पल कसे हुए थे। वही रूही ने उसे देखा, फिर उसे पीछे धक्का देते हुए कहा, आप बार बार मेरे करीब नहीं आ सकते। रूही ने कसकर अपनी आंखें भींच ली, क्योंकि आतिश ने उसकी कमर पर दबाव बनाते हुए उसे अपनी और भी करीब खींच लिया था। रूही ने अपनी आंखें खोली, फिर आगे कहा, मेरी शादी होने वाली है। फिर एक बार आतिश ने उसकी कमर पर फिर एक बार दबाव बनाया था। अब तो रूही बिल्कुल आतिश के सीने से चिपकी हुई थी। उसके हाथ इस दरमियान कहीं दबकर रह गए थे। रूही को अपनी कमर में अब दर्द भी होने लगा था, क्योंकि आतिश की पकड़ उसकी कमर पर बहुत हद तक कसी हुई थी, लेकिन वो आज अपनी बात पूरी करना चाहती थी। मेरी सगाई हो चुकी है। इतना कहकर उसने अपनी आंखें खोलकर देखा तो फौरन उससे अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया, क्योंकि आतिश उसके चेहरे के कुछ ज्यादा ही नजदीक था। उसने उसके गाल पर अपनी नोज को टैप करते हुए कहा, रियली? तो रूही ने अपना चेहरा पीछे करते हुए और अपनी बढ़ती धड़कनों को काबू करते हुए धीमी आवाज में कहा, जी। आतिश ने रूही की तरफ अपनी सुनहरी और गहरी आंखों से देखते हुए कहा, तो फिर रिंग कहाँ है? उसकी अचानक ठंडी आवाज सुनकर रूही मानो होश में आई। उसने अपनी उंगलियों के तरफ देखते हुए कहा, हाँ ये। कहते कहते हुए वो हैरानी से चुप हो गई। उसने कहा, वो रिंग कहाँ गई? मेरे इसी हाथ में तो थी। तभी उसने उसी हैरानी से आतिश को देखते हुए कहा, आपने निकाली है वो रिंग? तो आतिश ने जरा झुककर उसके कान के पास जाकर धीमी आवाज में कहा, यकीन है तुम्हें? अब रूही चुप हो गई। वो वाकई कितने यकीन से कह रही थी, जैसे मानो उसे भरोसा हो कि ये काम आतिश के अलावा कोई नहीं कर सकता। लेकिन कैसे? इतना यकीन कब से करने लगी वो? रूही को लगा जैसे वो आतिश के बातों के ट्रैप में फंस चुकी हो। ना वो ना कह सकती थी और ना हाँ। खैर, ठीक इसी वक्त कार रुक चुकी थी। आतिश ने उसे छोड़ा और कार से बाहर आ गया। रूही ने भी अपनी बढ़ते सांसों को कंट्रोल किया। उसे अपनी कमर में इस पल बहुत दर्द हो रहा था। आतिश के उंगलियों के निशान भी बन चुके थे। रूही ने फिलहाल सारी बातें छोड़ी और बाहर आ गई। रूही ने बाहर आकर देखा वो एयरपोर्ट आतिश के बाउंसर से घिरा था। इतने लोगों के बीच में भी बहुत खामोशी थी, मानो वहां कोई ना हो। ये सब आतिश की वजह से ही था। उसे खामोशी ज्यादा पसंद थी और उसकी इस खामोशी को तोड़ रही थी रूही के पैरों में बजती पायल, जिनकी छन छन की आवाज जिस किसी के कानों में पड़ती सब उसे हैरानी से देखने लगते।
कुछ ही देर में रूही एक प्राइवेट जेट के सामने आकर खड़ी हुई। आतिश तो अंदर चला गया, लेकिन रूही उसे घूर घूर कर देखने लगी तो युग ने कहा, चलिए मैडम। उद्धरण चिन्ह। युग की बात सुनकर रूही ने पीछे मुड़कर देखा, फिर वो आगे बढ़ गई। वो लोग बनारस के लिए निकल गए चुके थे। उस पल के बाद आतिश अपनी एक मीटिंग में बिजी हो गया था और रूही वो बैठी तो उसके पास ही थी, मगर फिर भी उसे दूर ही थी। बनारस बड़ा ही खूबसूरत शहर है बनारस, और सबसे ज्यादा खूबसूरत है यहाँ के घाटों से दिखाई देती आरती का वो मनमोहक रूप। इसी शहर की रहने वाली थी रूहानिका ठाकुर, इसलिए उसे महादेव से और इन घाटों से कुछ ज्यादा ही लगाव था। रूही और आतिश दोनों बनारस पहुंच चुके थे। रूही लगभग पूरे रास्ते अपनी नींद पूरी करते हुए आई थी। वो दोनों कार में बैठे थे। रूही बाहर की तरफ देख रही थी। वो बहुत रिलैक्स मूड में थी और ये बेहद अजीब था कि पहली बार वो आतिश के होते हुए इतनी रिलैक्स थी। रूही की नज़र बाहर के खंडा पर पड़ी तो वो जल्दी से बोली, इतिश कार रोकिए। आतिश जो उसके साथ बैठा था उसने अपने हाथ की तरफ देखा जिसे रूही ने एक्साइटमेंट में पकड़ लिया था। उसे अंदाजा तक कि नहीं था कि बेख्याली में क्या बोल गई थी। खैर आतिश ने कार रुकवा दी। रूही कार से बाहर आ गई। उसकी आंखों में चमक के साथ आंसू भी थे। वो धीरे धीरे खंडा की तरफ अपने कदम बढ़ा रही थी। देखने से ही लग रहा था कि किसी वक्त ये एक शानदार हवेली रही होगी। ये रूही का घर था। ठाकुर हवेली उसकी माँ की हवेली थी। वो अंदर चली गई। यहाँ का हर कोने में उसकी याद थी जो उसकी माँ से जुड़ी थी। उसके कानों में कुछ खिलखिलाती आवाज गूंज रही थी। रूही की नज़र एक तरफ गई जहाँ एक वक्त पर उसकी तस्वीर लगी होती थी। वो सब जगह देख रही थी, लेकिन तभी उसकी नज़र 2-3 लोगों पर गई जो वहीं खड़े थे। रूही फौरन मुड़कर खड़ी हो गई। वहीं उन लोगों की नज़र रूही पर पड़ गई। उनमें से एक ने कहा, ये तो रूहानिका ठाकुर है न? तो दूसरे ने कहा, हाँ लग तो वही रही है, चलो चलकर देखते हैं, आज इसे चौधरी साहब के पास लेकर ही जाएंगे। वो तीनों रूही की तरफ बढ़ गए और रूही भागते हुए वहां से बाहर आ गई और आतिश के पास आकर बोली, जल्दी चलिए यहाँ से, दादू ने जल्दी आने को कहा है। आतिश जो कार से टिककर खड़ा था और अपने टैब को देख रहा था, उसने रूही की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा कुछ घबराया हुआ था, मगर आतिश ने कुछ कहा नहीं। उसने डोर खोलने के लिए हैंडल पकड़ा ही था, तभी पीछे से वो तीनों इंसान आकर बोले, रुको। रूही जो आतिश से महज 2 कदम की दूरी पर खड़ी थी, वो उन लोगों की बात सुनकर आतिश के और भी करीब हो गई, या कहूँ कि आतिश के आगे बिल्कुल छुप गई। उसके सेहरा लगभग आतिश के सीने में छिपा हुआ था और उसने आतिश के बाजू पर कोट को अपनी मुट्ठी में भर लिया था। उन लोगों को आतिश के मजबूत और चौड़े कंधे के आगे रूही बिल्कुल नजर नहीं आ रही थी। आतिश के रुकते ही रूही ने उसके बाजू पर कसे आने हाथ को थोड़ा सा हिलाते हुए कहा, चले घर। तो आतिश ने अपनी नज़रें नीचे करके रूही को देखा, जिसके छोटे से चेहरे पर यहाँ से जाने की जल्दी साफ नजर आ रही थी। उसने अपनी नज़रें उठाकर युग को देखा तो युग ने हाँ में सिर हिला दिया। तभी आतिश ने कार का डोर खोल दिया। रूही जल्दी से बैठ गई। उधर उन लोगों के सामने आतिश के कुछ बाउंसर खड़े थे जो खास तौर पर उनका जवाब जानने के लिए खड़े थे कि आखिर उन्हें रोका क्यों था, लेकिन वो लोग इन बाउंसर को देखकर वहां से चले गए। कुछ देर बाद आतिश की कार एक फार्म हाउस के आगे आकर रुकी, जिसके दूसरी तरफ एक दादाजी की बनारस की हवेली थी। जब भी वो बनारस से आते थे तो यही रुकते थे और वो फार्म हाउस आतिश का। दोनों अपनी अपनी मंजिल की तरफ चले गए, लेकिन एक वक्त होगा जब उनका रास्ता और मंजिल एक ही होगी। रूही अंदर आई तो रुद्री और अनंत उसका ही इंतजार कर रहे थे। वो रूही को देखकर बोले, रूही। तो रूही उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ गई और वो दोनों उसके पीछे पीछे उसे मनाने के लिए जाने लगे। रुद्री ने कहा, रूही देख, इसमें मेरी गलती नहीं है, मैंने दादाजी से कहा था मगर उन्होंने नहीं मना किया था। तभी अनंत ने कहा, हाँ ये चुहिया बिल्कुल ठीक कह रही है, तुझे तो पता है न वो हिटलर कितने डेंजरस है, उनके सामने किसी की जुबान कहाँ खुलती है। इस पर रूही ने उन दोनों को देखते हुए कहा, ये आखिरी बार है, आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। तो उन दोनों ने गहरी सांस ली। वो कमरे में आ चुके थे। रुद्री और अनंत बेड पर बैठकर बोले, वैसे तुझे पता है यहाँ कोई और भी आ रहा है। इस पर रूही ने अपना बैग रखते हुए कहा, कौन? तो अनंत ने मुंह बनाते हुए कहा, कि माया और उसकी माँ माया। इस पर रूही ने सवालिया नजरों से देखते हुए कहा, कि माया ये कौन है?
तभी उसे अचानक याद आया। उसने कहा, वो तो उन दोनों ने अपना सिर हिला दिया। उनके होने से रूही की परेशानी जरूर बढ़ने वाली थी कि उनके अलावा कोई नहीं था जो उसे याद दिलाए कि वो नाजायज है। रूही ने कहा, कब आ रही है? तभी बाहर से कुछ आवाजें आने लगी तो उन दोनों ने रूही को देखते हुए कहा, आ नहीं रही है, आ चुकी है। इतना कहकर वो तीनों कमरे से बाहर आए। हाल में एक मिडिल एज की औरत खड़ी थी और उसके साथ एक लड़की जिसने सूट पहन रखा था। यही थी माया और किमाया। माया जी इस घर की गोद ली हुई बेटी थी। हालांकि दादाजी की एक और बेटी थी मगर उनकी मौत हो चुकी थी। माया का रिश्ता दादाजी की बीबी के खानदान से था। उन्होंने हमेशा से उन्हें अपनी बेटी माना था, इसलिए दादाजी भी उसे अपनी बेटी मानते थे। उन्हें देखकर मालिनी जी और विभा दोनों को ही खींच हुई, लेकिन फिर भी वो चुपचाप खड़ी रही। किमाया को देखकर अनंत ने कहा, सबको पता है ये सूट में लिपटी सीता नहीं गीता है, तो ये सब करने का क्या फायदा? उसकी बात सुनकर रुद्री और रूही दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, जिसे उन दोनों ने बड़ी आसानी से छुपा लिया। तभी माया जी की नज़र उन तीनों पर पड़ी तो वो रुद्री और अनंत को देखकर बोली, तुम दोनों अपनी बुआ से नहीं मिलोगे? इस पर रुद्री और अनंत ने एक जबरन मुस्कुराहट के साथ अपने कदम उनकी तरफ बढ़ा लिया। तभी उन्होंने रूही को देखते हुए कहा, तो तुम यहाँ भी आ गई? फिर हंसकर बोली, मेरा मतलब था कि यहाँ अब तुम्हारा बचा ही कौन है, बाप का तो पता ही नहीं है। ले दे के एक माँ थी, वो भी अब कहाँ है? एक बार फिर अपने बाप के जिक्र पर रूही की दोनों मुठियां भींच गई। इस दुनिया में अगर आतिश के बाद उसे किसी से नफरत थी तो वो उसका बाप ही था, इसलिए तो नाजायज तक कहलवाना पसंद था बजाय उसके बाप के नाम के। हालांकि घर में किसी को उनकी बात कुछ खास पसंद नहीं आई थी सिवाय मालिनी जी और वीरेंद्र जी के, क्योंकि उन दोनों के उससे कुछ खास मतलब नहीं था। रूही कुछ कहती उससे पहले ही दादाजी ने कहा, पूरा परिवार यहाँ है तो रूही वहाँ क्यों रुकती? वैसे भी उसके बिना अनुष्ठान पूरा नहीं हो सकता। तुम अभी अभी आई हो माया, जाओ जाकर आराम करो। तो माया ने मुस्कुराकर कहा, जी काका। इतना कहकर वो अपनी बेटी के साथ चली गई। उनकी बेटी ने उनसे कहा, मॉम आप उस लड़की से इतना चिढ़ती क्यों है? वो आपसे कहा कुछ कहती है? तो माया ने कहा, तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है, तुमसे जितना कहा गया है इतना ही करो। इस पर किमाया ने कहा, ठीक है, लेकिन ये बताइए ये मैं कब तक पहनूंगी? चुभ रहा है? तो माया ने उसे गुस्से से कहा, चुपचाप पहनी रहो, मैं तुम्हें इस खानदान की बहू बनते हुए देखना चाहती हूँ। जितना जल्दी हो सके आलोक को अपनी तरफ करने की कोशिश करो, क्योंकि वो इस घर का बड़ा बेटा है, आगे चलकर सब कुछ उसी का होगा। तो किमाया ने कहा, लेकिन मॉम आप आतिश के बारे में क्यों नहीं सोचती? इस पर माया ने कहा, आतिश वो किसी के बहकावे में नहीं आएगा। मैंने आज तक उसे किसी लड़की के साथ नहीं देखा, मुझे नहीं लगता कि वो शादी भी करेगा, और वैसे भी उससे दूर रहने में भलाई है। तुम आलोक पर फोकस करो। किमाया ने हाँ में सिर हिला दिया। वो अपनी माँ के साथ कमरे में चली गई। दूसरी तरफ चौधरी हवेली में अमरेंद्र चौधरी के कदमों में एक कांपता शख्स पड़ा था। अमरेंद्र चौधरी ने उसे बंदूक की नोक पर रखा था और कहा, अमरेंद्र चौधरी को धोखा बिल्कुल नहीं पसंद है, ये जानते हुए भी तूने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। इससे पहले कि वो आगे कुछ करता वहां वो तीनों शख्स आ गए जिन्होंने रूही को देखा था। चौधरी साहब, हमने रूहानिका ठाकुर को देखा, वो यही है बनारस में। उसकी बात सुनकर अमरेंद्र चौधरी से ने उसे देखा और कहा, क्या कहा तूने? वो लकड़ी यहाँ है? इस पर उस शख्स ने कहा, जी चौधरी साहब वो यही है, लेकिन उद्धरण चिन्ह। तो अमरेंद्र चौधरी ने उसे घूरते हुए कहा, लेकिन क्या? उस शख्स ने कहा, वो किसी लड़के साथ थी। इस पर अमरेंद्र चौधरी ने गुस्से से उसका कॉलर पकड़ते हुए कहा, साफ साफ बता। तो उस शख्स ने उसे सब कुछ बता दिया। ये सब सुनकर अमरेंद्र ने गुस्से से नीचे कांपते शख्स को देखा। तभी नंदन ने कहा, चौधरी साहब मुझे वो कोई ताकतवर मालूम पड़ता है, बड़ी चालाक है वो लड़की। इस पर अमरेंद्र ने कहा, इस बनारस में अमरेंद्र चौधरी से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है और न हो सकता है। इतना कहकर उसने सामने गोली चला दी। हवेली पर डिनर के बाद रूही दादाजी के कमरे में जा रही थी, क्योंकि उन्होंने ही उसे बुलाया था।
दादाजी कमरे में खिड़की के पास खड़े थे। वो कुछ सोच रहे थे, तभी रूही उनके कमरे में आई। वो दादाजी को खिड़की के पास खड़े देखकर उनके पास बैग से शॉल उठाकर लाई और उनके पीछे से डालते हुए बोली, दादू ठंड लग जाएगी आपको, इसे डाले रहा करे। वो आगे से सही करते हुए बोली। इस पर दादाजी मुस्करा दिए। वो रूही को अपने सभी पोते पोतियों से ज्यादा मानते थे। इसके पीछे यही वजह थी कि वो उनकी बहुत फिक्र करती थी। भले ही किसी को उनका ख्याल न रहे, लेकिन रूही को उनका ध्यान हमेशा रहता था। दादाजी ने कहा, रूही मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इस पर रूही ने कहा, हाँ कहिए न दादू। तो दादाजी ने एक गहरी सांस लेकर कहा, क्या तुम अनय को पसंद करती हो? इस पर रूही की मुस्कुराहट सिमट गई। वो उन्हें देखने लगी। तभी दादाजी ने कहा, बोलो रूही। इस पर रूही ने सिर झुकाते हुए न मैं सिर हिला दिया। तो दादाजी ने कहा, ठीक है, हम ये सगाई तोड़ देंगे। इस पर रूही ने उन्हें देखते हुए कहा, आप सच कह रहे हैं दादू? इस पर दादाजी ने कहा, हाँ, तुम्हारी शादी अनय से नहीं किसी और से होगी। उनकी बात सुनकर रूही उन्हें नासमझी से देखने लगी। उसने कहा, मैं कुछ समझी नहीं दादू। तो दादाजी ने कहा, हम चाहते हैं कि तुम आतिश से शादी कर लो रूही। रूही उन्हें हैरानी देखने लगी, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जो शायद उसने एक्सेप्ट नहीं किया था। रूही ने एक गहरी सांस लेकर दादाजी से कहा, दादू मुझे सच में आपकी बात समझ में नहीं आ रही है, आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर दादाजी ने कहा, रूही हम तुम्हारी शादी होते हुए देखना चाहते हैं, वो भी आतिश के साथ। रूही जिस शख्स के करीब नहीं आना चाहती थी उससे शादी के बारे में तो वो सोच भी नहीं सकती थे। वो तो एक कैद से उसे दूसरी कैद में भेजने की बात कर रहे थे। रूही ने न मैं सिर हिलाते हुए कहा, मैं ये शादी नहीं कर सकती, इनफैक्ट अब मैं किसी से शादी नहीं करना चाहती। आई एम सॉरी दादू। इतना कहकर वो जाने लगी तो दादू ने उससे कहा, हमारे एहसानों के बदले इतना नहीं कर सकती रूही। उनकी बात सुनकर रूही के कदम थम गए। वो पीछे मुड़कर दादाजी को बेख्यानी से देखने लगी। आज तक उन्होंने कभी उसे एहसास नहीं होने दिया कि वो उस पर कोई एहसान कर रहे हैं, और उन्हीं की वजह से तो रूही ने आज तक खुद अनाथ नहीं समझा। लेकिन अब सब कुछ एक भ्रम लग रहा था। हाँ, एक भ्रम जो आज जाकर टूटा था। रूही की आंखें पल भर में नम हो चुकी थी, उसका गला तक भर आया था। दादाजी ने रूही को देखा। वो इस पल बहुत मजबूर थे और उन्हें मजबूर करने वाला आतिश था। दादाजी ने कहा, रूही। तो रूही ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं भूल गई थी दादू, आप फिक्र कीजिए, आप जो चाहते हैं वैसा ही होगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं ये शादी करूंगी, जिससे कहेंगे उससे कर लूंगी, लेकिन आपके एहसानों की वजह से नहीं, क्योंकि उन्हें तो मैं चाह कर भी नहीं उतार सकती। इतना कहकर रूही ने उन्हें नम आंखों से मुस्कुराते हुए देखा, फिर वहां से चली गई। इधर दादाजी रूही के जाने के बाद एक निराशा भरी सांस लेकर बैठ गए। वही रूही अपने कमरे में आ गई। उसके आंखों से आंसू पानी के तरह बह रहे थे। वो डोर बंद करके धीरे धीरे कदमों के साथ बेड के पास आई। उसने टेबल के पास रखी अपनी माँ की तस्वीर उठा ली। उसके आंसुओं से ये तस्वीर धुंधली थी। इरावती ठाकुर, यही नाम था उसकी माँ का। रूही ने उन्हें देखते हुए सिसकते हुए कहा, आज आपकी बहुत याद आ रही है मम्मा, अगर आप होती तो ये सब नहीं होता। आप अपने साथ मुझे लेकर क्यों नहीं गई? आपकी राजकुमारी इस दुनिया में बहुत अकेली हो गई है। मैं ये शादी नहीं करना चाहती, प्लीज ये सब रोक लीजिए मम्मा, प्लीज। कहते हुए वो ये तस्वीर देखकर फुट फूट कर रो पड़ी। दादाजी की बातों का उसे वाकई बुरा लगा था। इस वक्त उसे संभालने वाला कोई नहीं था, कोई भी नहीं। कोई ऐसा नहीं था जो सिर्फ उसका हो। हाँ, उसे हमेशा किसी ऐसे शख्स की कमी महसूस होती थी, मगर आज कुछ ज्यादा हो रही थी। रूही इरावती ठाकुर की तस्वीर को सीने से लगाए न जाने किस पहर नींद में चली गई। आज ये रात उसके लिए बहुत लंबी थी। यार रिव्यू दे दो फ्रेंड्स, बहुत कम लोगों ने दिए हैं, और कमेंट में बताना कि चैप्टर कैसा लगा। 9 शादी की तैयारियां, बेबाक आतिश, भारी सांसें, रूही का बनारस छोड़ना। अगली सुबह रूही बेड पर सिमटी हुई लेटी हुई थी। उसके एक हाथ में अपनी माँ की तस्वीर थी जिसे उसने अब तक छोड़ा नहीं था। रूही की धीरे धीरे आंखें खुली। वो उठकर बैठ गई। उसने टाइम देखा, सुबह के 5 बज रहे थे। रूही को याद आया कि उसे अनुष्ठान की तैयारियां भी तो करनी थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी उठी और बाथरूम चली गई।
रूही तैयार होकर आई। उसने एक मल्टी कलर का लहंगा चोली पहन रखा था और दुपट्टे को ठीक से सेट कर रहा था। उसके हाथों में कांच की चूड़ियां थी। उसे कांच की चूड़ियां बहुत पसंद थी। रूही अब बाहर आ गई और वो हवेली से बाहर आकर मंदिर की तरफ चली गई। सुबह के वक्त का मौसम बहुत ही सुहावना था। मंदिर में आते ही रूही के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो कल की सारी बातें इस बीच भूल गई। उसने अब सब कुछ महादेव पर छोड़ दिया था। वो चाह कर भी अपनी किस्मत तो नहीं बदल सकती, इसलिए जो होना था वो उसके लिए तैयार थी। रूही मंदिर में पहुंचकर सारी तैयारियां करने लगी। कुछ और लोग भी थे जो उसका साथ दे रहे थे। वैसे जरूरत तो नहीं थी क्योंकि रूही सब कुछ कर ही ले रही थी। धीरे धीरे हल्का फुल्का अंधेरा भी छट गया। अब सब मंदिर की तरफ आने लगे। तभी पंडित जी और दादाजी आए। पंडित जी ने ये सब देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, तो रूही आ चुकी है। इधर उनके कहते ही रूही भागते हुए मंदिर के दूसरे कौन से एक कोने में जा रही थी। तभी जैसे ही उसकी नज़र पंडित जी पर पड़ी तो वो उनके पास आकर उनके पैर छूने लगी। तो पंडित जी ने कहा, आपने तो सब कर दिया रूही। इस पर रूही ने कहा, जी लेकिन आप एक बार देख ले, कोई कमी तो नहीं है। इस पर पंडित जी ने कहा, कोई कमी नहीं है, बस कुछ देर में हमारे महागुरु आते ही होंगे। पंडित जी की बात सुनकर रूही ने हाँ में सिर हिला दिया। धीरे धीरे पूरा परिवार वहां आ गया। माया जी ने रूही को देखा और कहा, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही थी? तो रूही ने कहा, अनुष्ठान की तैयारियां कर रही थी आंटी। उसकी बात सुनकर माया जी ने कहा, तुम हमारे घर के अनुष्ठान की तैयारियां क्यों कर रही थी? इस पर रूही मुस्कुराते हुए बोली, आपके घर की नहीं आंटी, मैं दादू के घर के अनुष्ठान की तैयारी कर रही थी। इतना कहकर वो विभा जी के पास जाकर खड़ी हो गई। माया उससे कुछ कहने ही वाली थी कि तभी वहां दादू पंडित जी और महागुरु के साथ आ गए। उन्हें देखकर मौजूद हर किसी ने अपना सिर झुका लिया। बहुत सुना था उनके बारे में। विभा ने दादू को देखते हुए कहा, पापा ये थाल आतिश के पास लेकर जानी है। उनकी बात सुनकर उन्होंने उस थाल की तरफ देखा जिसमें कुछ कपड़े रखे थे। विभा जी की बात सुनकर किमाया ने कहा, मैं ले जाती हूँ। तो दादू ने कहा, नहीं तुम्हें ले जाने की जरूरत नहीं है, रूही ले जाएगी। उनकी बात सुनकर रूही ने उन्हें एक नज़र देखा, फिर हाँ मैं सिर हिलाकर थाल को उठा लिया और उसे घाट की तरफ लेकर चली गई जहां कई सारे बाउंसर खड़े थे। रूही वहीं घाट के एक तरफ जाकर खड़ी हो गई। तभी कोई शख्स अपने बालों को पीछे करते हुए पानी से बाहर निकला। उसके काले और कंधे तक आते बाल से होती हुई पानी की बूंदें उसकी पीठ पर बह रही थी। उसके पीठ पर ठहरी पानी की बूंदें सूरज की रोशनी में कुछ अलग ही शाइन कर रही थी। दूर खड़ी किमाया की नजरें तो वहां जकड़ कर रह गई थी। वो ऐसे देख रही थी मानो आज से पहले उसे इतना हसीन शख्स कभी देखा ही नहीं था। उसकी मजबूत उभरती नसें और उसका हाथों पर कसी हुई नसें, सब कुछ परफेक्ट था। उसका चेहरा नहीं दिखा था मगर फिर भी इतना बहुत था ये जानने के लिए ये कोई मामूली शख्स नहीं बल्कि ये राजस्थान का किंग था, AR उर्फ आतिश रानावत। घाट के पास खड़ी रूही की नजरें आतिश पर न होकर पानी की तरफ थी और इसका दिमाग तो यहाँ चाह कर भी नहीं था। वो दादाजी की बातों को सोच रही थी जिन्हें वो कुछ वक्त पहले लगभग भूल चुकी थी। इधर आतिश ने मुड़कर सबसे पहले रूही की तरफ देखा जो सिर झुकाए खड़ी थी। इधर किमाया भी आतिश को देखकर जम चुकी थी। उसे तो लगा कि उसे आलोक को छोड़कर आतिश पर ट्राई करना चाहिए मगर उसकी मां को पता नहीं किस बात का डर था जो वो उसे आतिश से दूर रखना चाहती थी। ये सब सोचते हुए जैसे ही उसकी नज़र आतिश की सुनहरी चमकती आंखों पर पड़ी तो उसने अपनी नजरें हटा ली, जैसे मानो कभी उस पर थी ही नहीं। उसके पूरे शरीर में सिरहन सी दौड़ गई, वो भी डर की। आतिश की आंखों में देखने की हिम्मत आज तक कोई नहीं कर पाया था। उसी पल रूही ने अपनी नजरें उठाकर उसे देखा। वो भी उसकी आंखों में देख रही थी। शायद वो पहली होगी जो इतने करीब से उसकी आंखों को देख रही थी, वो भी बिना किसी डर के। आतिश बिल्कुल रूही के पास आकर खड़ा हो गया और उसने रूही को देखते हुए उस कपड़े को उठा लिया। रूही ने वो थाल एक बाउंसर को पकड़ा दी, फिर उसमें रखा लाल टीका उसे लगाया और मुड़कर आगे बढ़ गई। उसके पीछे आतिश था और आतिश के पीछे उसके बाउंसर। उन दोनों को देखकर दादू ने महागुरु की तरफ देखा जो बरसों से रानावत खानदान की शादी कराते आ रहे थे और अब रूही और आतिश की शादी भी वही कराने वाले थे। वो उन दोनों को देखकर मुस्कुरा दिए, फिर मंदिर की तरफ बढ़ गए। इधर आलोक आतिश को देख रहा था।
उसने उसे देखने लगा। उसे आतिश का उस घर में आना ही पसंद नहीं आया था। मालिनी जी ने उसे देखा और कहा, आलोक, मैंने तुम्हारे पापा से बात की है, जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही रहेगा। उद्धरण चिन्ह। इस पर आलोक ने मुस्कुराकर कहा, मुझे बहलाने की कोशिश मत कीजिए मॉम, बच्चा नहीं हूँ मैं। दादाजी आतिश को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, वो मेरे बारे में कभी नहीं सोचेंगे। इतना कहकर वो आगे निकल गया और मालिनी जी उसे जाता देखती रही। इधर अनुष्ठान शुरू हो चुका था। बीच में रखा हवनकुंड जल रहा था। उसकी तपिश इतनी तेज थी कि सब लोग पीछे बढ़कर बैठे हुए थे, मगर आतिश वो वैसे ही बिना किसी परेशानी के बैठा था। उसके माथे पर एक शिकन तक नहीं थी। रूही उसके चेहरे को देख रही थी, जिसका चेहरा इस जलती आग से भी ज्यादा चमक रहा था। रूही ने सबको देखा जिनके माथे पर इस आग की तपिश में शिकन आ चुकी थी, लेकिन वो जो इतनी पास बैठा उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। रूही ने एक गहरी सांस ली। अब उसे जिंदगी भर इस शख्स को देखना था। बहुत उलझी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि भी क्या करे, कैसे वो इन सब से बाहर आए। अनुष्ठान खत्म हुआ और सब लोग वापस हवेली आ गए। बस दादाजी और आतिश को छोड़कर सब वापस आ गए। रूही अपने कमरे में गई। आज सुबह से ही उसने कुछ नहीं खाया था। इधर किमाया अपनी माँ के कहने पर आलोक के पीछे आई। आलोक जो कॉरिडोर से गुजर रहा था, किमाया उसके सामने आकर बोली, हाय आलोक। आलोक ने घूमकर उसे देखा और अपनी भौहें सिकोड़ ली और कहा, तुम्हें मुझसे कुछ काम है? तो किमाया ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, वो मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आई थी, कॉफी पियोगे? आलोक ने उसके हाथ से कॉफी लेकर कहा, थैंक्स, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम करना है तो प्लीज। फिर वो उसे वहां छोड़कर अपने कमरे में आ गया। उसे देखकर किमाया ने अपनी आंखें रोल की और कहा, और कितने दिन ये सब करना पड़ेगा? फिर वो वहां से चली गई। इधर रुद्री रूही के कमरे में आए। रूही ने उसे देखा और कहा, दादू आ गए? तो रुद्री ने कहा, नहीं, अभी नहीं आए। रूही ने अपना सिर हिला दिया तो रुद्री ने कहा, रूही, कुछ हुआ है क्या? तू कुछ परेशान लग रही है। इस पर रूही ने कहा, नहीं तो कुछ भी नहीं हुआ। तो रुद्री ने उसे घूरकर कहा, चुप कर, तेरी शक्ल पर दिख रहा है कि कोई बात है जो तुझे परेशान कर रही है। सुबह से तेरे चेहरे का रंग उड़ चुका है, अब जल्दी से बता बात क्या है। इस पर रूही ने गहरी सांस लेकर कहा, दादू ने अनय से मेरी सगाई तोड़ दी। तो रुद्री की आंखों में चमक आ गई और बोली, क्या सच में? एक मिनट, ये तो खुशी की बात है, तू भी तो यही चाहती थी ना? उसकी बात सुनकर रूही ने कहा, हाँ, मैं ये चाहती थी, लेकिन दादू ने कुछ और भी कहा है। इस पर रुद्री ने उसे देखा तो रूही ने कहा, वो चाहते हैं कि मैं आतिश रानावत से शादी कर लूं। तभी उन दोनों को एक तेज चीख सुनाई दी और वो दोनों हैरानी से दरवाजे पर देखने लगे जहां अनंत खड़ा था। वो भी रूही की बात सुनकर शॉक्ड हुआ था। क्या कहा? तेरी शादी और आतिश भाई के साथ? तो रुद्री ने चिढ़ते हुए कहा, धीरे बोल। तो अनंत दरवाजा बंद करके अंदर आ गया। इधर रूही बेड पर बैठ गई और बोली, मुझे ये शादी नहीं करनी है। अनंत और रुद्री जो आपस में झगड़ रहे थे, वो उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखने लगे। तभी अनंत ने उसके पास बैठते हुए कहा, रूही, अगर तू नहीं चाहती तो ये शादी नहीं होगी, मैं दादाजी से बात करूंगा। तो रुद्री ने कहा, तेरी जुबान खुलती है दादाजी के सामने? इस पर अनंत ने कहा, लेकिन इस बार मैं उनसे बात जरूर करूंगा। आतिश भाई के अंदर किसी के लिए फीलिंग्स नहीं है, वो बहुत डेंजरस पसंद है। रूही उनके साथ नहीं रह पाएगी और इस बार दादाजी को मेरी बात सुननी पड़ेगी। अनंत इस वक्त बहुत सीरियस था। रूही ने उसकी बात सुनकर उसे गले लगा लिया। अनंत ने उसे मुस्कुरा कर देखा और कहा, तू फिक्र मत कर रूही, तेरे साथ कभी कोई जबरदस्ती नहीं होगी, मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। तो रुद्री ने कहा, हाँ, ये काला बंदर सही कह रहा है, लेकिन दादाजी को मनाएंगे कैसे? वो इतनी आसानी से हमारी बात नहीं मानेंगे। रूही अब तक अनंत से अलग हो गई थी। कल तक वो जितनी परेशानी में, तो वो सारी परेशानी इन दोनों के साथ रहकर दूर हो चुकी थी। रुद्री की बात सुनकर भी तीनों अपना दिमाग लगाने लगे। तभी रूही की आंखों में चमक आ गई। वो खुद से बोली, मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा? अनंत ने कहा, कोई आइडिया आया है? तो रूही हाँ मैं सिर हिलाकर बोली, हाँ, बहुत अच्छा आइडिया आया है। क्यों ना मैं यहाँ से चली जाऊँ? अगर मैं यहाँ रहूँगी नहीं तो शादी कभी होगी ही नहीं।
इस पर रुद्री ने कहा, आइडिया अच्छा है लेकिन हमें जल्दी करना होगा आज रात को ही, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है आतिश भाई इस शादी में देरी नहीं करेंगे। तो रूही ने हाँ मैं सिर हिला दिया। तभी अनंत ने कहा, तो मैं कौन सी टिकट बुक करूं? इस पर रूही ने कहा, राजस्थान छोड़कर कहीं की भी कर दो। तो अनंत ने सवालिया नजरों से देखते हुए कहा, राजस्थान क्यों नहीं? इस पर रुद्री ने कहा, बेवकूफ इंसान, राजस्थान आतिश भाई की टेरिटरी है, वहां से तो वो रूही को किसी भी कोने से ढूंढ लेंगे, वो भी चुटकियों में, समझे? भूलो मत वो यार भी है इसलिए। तो अनंत ने रूही को देखा जो हाँ मैं सिर हिला रही थी। अनंत ने मसूरी की टिकट कर दी और वो भी ट्रेन की। उन तीनों को बस रात का इंतजार था। रूही अब जल्द से जल्द वहां से निकलना चाहती थी। डिनर के बाद रूही, अनंत और रुद्री तीनों एक साथ कमरे की तरफ जा रहे थे, तभी विभा जी वहां आ गई। वो उन तीनों से बोली, तुम तीनों एक साथ कहाँ जा रहे हो? इस पर वो तीनों रुककर उन्हें देखने लगे। अनंत ने कहा, मॉम हमें एक असाइनमेंट कंप्लीट करना था। तो विभा ने कहा, ठीक है चले जाना, लेकिन पहले ये खाना आतिश को दे आओ। तुम तीनों में से कोई एक चले जाओ। तो रुद्री और अनंत एक एक कदम पीछे हो गई। रूही उन दोनों को हैरानी से देखने लगी जो पीछे खड़े होकर नमे सिर हिला रहे थे। विभा जी ने अपना सिर हिला दिया। उनके लिए ये नया नहीं था। आतिश का नाम सुनकर उन दोनों के ही क्यों सभी के रोंगटे खड़े हो जाते थे। वो दादाजी का सामना भी मुश्किल से कर पाते थे, फिर आतिश तो कभी नहीं। एक बार किया था, उस दिन के बाद से फिर कभी आतिश के पास जाने की हिम्मत नहीं की। उनका पहला एक्सपीरियंस बहुत खराब था। नहीं खराब नहीं, डरावना, हाँ डरावना था, इसलिए अब तो वो उसके नाम से ही डर जाया करते थे। वही रूही उनके इस डर से वाकिफ नहीं थी। विभा जी ने रूही से कहा, रूही बेटा तुम चले जाओ, उसे खाना देकर वापस आ जाना। इस पर रूही ने फौरन कहा, माँ मुझे एक जरूरी काम है, आप किसी और को भेज दीजिए। तो विभा जी ने कहा, भेज देती, मगर अगर कोई जाना चाहता आतिश हम सभी को देखकर गुस्सा हो जाएगा, इसलिए तुम चली जाओ, वो तुमसे कुछ नहीं कहता। उनका कहना भी उनके हिसाब से सही था। रूही का आतिश के कमरे से बाहर आना, फिर उसका बनारस तक उसके साथ आना, इन सब से तो यही बात सामने निकलकर आती थी कि करण के बाद वो आखिरी शख्स थी जिसकी मौजूदगी आतिश को बर्दाश्त थी। रूही ने उन्हें देखा। विभा जी उसे बड़ी उम्मीद से देख रही थी। पीछे खड़े अनंत और रुद्री एक दूसरे को देख रहे थे। रूही ने उनसे वो प्लेट ले ली। विभा जी मुस्कुराकर वहां से चली गई। तभी रुद्री ने कहा, अब क्या करे? तो रूही ने कहा, तू मेरी पैकिंग कर दे और अनंत तू कार स्टार्ट रखना, मैं खाना देकर फौरन ही बाहर आ जाऊंगी। इस पर उन दोनों ने हाँ मैं सिर हिला दिया। इधर रूही गहरी सांस लेकर फार्म हाउस की तरफ बढ़ गई। वो अंदर आई तो पूरा फार्म हाउस अंधेरे में डूबा था। वहां पिन ड्रॉप साइलेंस था, इतनी खामोशी कि रूही के बढ़ते कदमों के साथ उसकी पायलों की आवाज उस पूरे हाल में गूंज रही थी। ये खामोशी न जाने क्यों रूही को डरा रही थी। रूही ने खाना टेबल पर रखा, फिर वापस जाने लगी, लेकिन पीछे मुड़ते ही उसे किसी की लंबी चौड़ी परछाई नजर आई जो काली सूरत में उसके सामने खड़ा था। रूही उसे देखकर पहचान गई कि वही आतिश था। रूही ने उसे देखते हुए कहा, आपका खाना माँ ने भेजा था। इतना कहकर वो एक कदम आगे बढ़ा पाई, तभी आतिश अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा लिए। अब रूही अपनी जगह रुक गई। आतिश ने 2 ही कदमों में टेबल के पास तक का सफर तय कर लिया था। उसने अपनी ठंडी आवाज में कहा, लेकर जाओ इसे। तो रूही ने कहा, माँ ने बहुत प्यार से। उसने अभी इतना ही कहा था, तभी आतिश ने उस प्लेट को उठाकर फेंक दिया। रूही ने चौंक कर उस तरफ देखा जहां से प्लेट के गिरने की आवाज आई थी। क्योंकि अंधेरा इतना था कि उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था, आतिश ने उसकी दोनों बाजुओं को पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचते हुए अपने जबड़े भींचते हुए कहा, एक बार मैं मान जाया करो वरना परेशानी तुम्हें ही होगी। रूही तो वाकई हैरान थी। उसने सिर्फ एक बार कहा और दूसरे पल ही प्लेट को फेंक दिया। उसने आतिश से कहा, माँ ने बहुत प्यार से। तो आतिश ने जरा कसकर उसे पकड़ा तो रूही ने सिसकते हुए उसे देखा। अब उसे आतिश का चेहरा साफ नजर आ रहा था। चांद की रोशनी खिड़की से होती हुई उन दोनों पर पड़ रही थी। करीब तो वो थे, क्योंकि आतिश जब भी उसके पास आता था तो वो दूरी रखता कब था। आतिश के जबड़े इस वक्त भींचे हुए थे, मगर वो शांत था, इसलिए तो अब तक रूही और ये हॉल दोनों सही सलामत थे।
रूही की बाजू पर रखा आतिश का हाथ उसकी कमर पर पहुंचने लगा और पहुंचते ही आतिश ने उसे उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उसे करीब खींच किया तो रूही के मुंह से तेज सिसकी निकल गई, क्योंकि यहाँ पहले ही आतिश की पकड़ के निशान थे। रूही की सांसें भारी हो चुकी थी। सब कुछ तो वही था, वही रूही और वही आतिश, फिर भी आज कुछ तो अजीब था और कुछ अलग। रूही इस पल उससे छुटने की कोशिश नहीं कर रही थी। आतिश उसके बालों में अपना चेहरा छुपाते हुए उसकी शरीर से उठती खुशबू को महसूस करने लगा, और उसकी आदत रूही को किसी साइको से कम नहीं लगती थी। उसकी पकड़ आतिश के कपड़ों पर कस गई। तभी आतिश ने उसके कान में शारगोशी से कहा, कल शादी है हमारी, बेहतर होगा कि तुम उस पर ध्यान दो। फिर एक बार फिर उसकी कमर को कसकर पकड़ते हुए अपनी एक एक बात जोर देते हुए उसी जिद भरे जुनून भरे लहजे में बोला, रोहानी का आतिश रानावत। उसका लहजा ऐसा था कि रूही उसे महसूस करके सिहर चुकी थी। फिर अपने नाम को उसके नाम के साथ जोड़ने पर वो उसकी उस बात को सोचने लगी जो उसने उस रात कही थी कि वो उससे उसकी पहचान छीन लेगा, और यही तो वो कर रहा था। वो वाकई उससे उसकी पहचान छीनने वाला था। रूही ने उसे देखा और अपनी हेजल कशिश भरी आंखों में बेचैनी लाकर कर कहा, क्यों कर रहे हैं आप ये सब, कुछ क्या मिलेगा आपको ये सब करके? तो आतिश ने उसे अपनी सुनहरी और आग भरी आंखों से देखते हुए कहा, सुकून। फिर अपना वही हाथ आगे बढ़ाकर उसकी ऊपर ब्लाउज की डोरियों की तरफ बढ़ा दिया। रूही ने उसे हैरानी से देखा, मगर वो बेबाक था। रूही तो उसकी बेबाकी पर जम कर रह गई। वो कुछ करती उससे पहले ही आतिश ने उसकी ब्लाउज की डोरियों को पकड़ लिया। रूही जो थोड़ी बहुत दूर हुई थी वो अब बिल्कुल उसकी बाहों में सिमट गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका चेहरा पर कुछ लाल रंग सी रंगत उभर आई थी। वही आतिश, वो बिल्कुल बेबाक था, क्योंकि वो उस पर अपना हक समझता था और इसलिए जैसे चाहे वैसे उसके करीब आता था, क्योंकि वो उसकी थी। और उस पर हाथ उठाने की सजा भी वो उसे देगा, लेकिन उसे खुद से दूर नहीं जाने देगा। फिर चाहे इसमें रूही की मर्जी हो या न हो, या चाहे तो वो जिंदगी भर दर्द में रहे, मगर रहना उसे उसके साथ ही था। गलती रूही की थी, उसे उस रात उसके कमरे में नहीं आना चाहिए था। एक गलती जिंदगी भर की सजा बनने वाली थी। रूही ने की सांसें हल्की तेज थी, उसे बाहर जाना था, लेकिन अब कैसे जाए वो? आतिश की हरकत डराने वाली भी थी और उसे सहने पर भी मजबूर कर चुकी थी। इस खामोशी में रूही की सांसों की आवाज गूंज रही थी, जो आतिश के कानों से टकरा रही थी और उसकी तलब को बढ़ा रही थी, जिससे परेशानी उसे ही होने वाली थी। फ्रेंड्स, कल आप सबका इंतज़ार खत्म होने वाला है। कल फाइनली आतिश और रूही की शादी होगी। तब तक के लिए रिव्यू देते रहिए। टेंथ शादी तबाही बेरहम आतिश। रात का वक्त। तभी आतिश ने उसे छोड़ दिया। रूही ने उस पहले तो हैरानी से देखा, फिर उसे याद आया कि आज उसे यहाँ से जाना भी है, इसलिए बिना देर किए वहाँ से चली गई। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो सीधा वहां आई जहां अनंत कार लेकर खड़ा था। रूही कार में बैठ गई और अनंत ने उसके बैठते ही कार आगे बढ़ा दी। रूही चारों तरफ देख कर रही थी। एक ऐसी ही रात थी जब वो 1 साल पहले भागी थी, और आज एक ऐसी रात है जब आज वो फिर से यहाँ से भाग रही थी। अनंत ने उसे स्टेशन छोड़ दिया और खुद वहां से चला गया। रूही एक सीट पर जाकर बैठ गई। उसकी ट्रेन बस कुछ देर में आने वाली थी। रूही ने अपने बैग से बोतल निकालकर पानी पिया। तभी उसकी नज़र सामने की प्लेटफॉर्म पर खड़े कुछ लोगों पर गई। रूही की आंखें वही जम गई। उसके हाथ से बोतल छूटकर नीचे गिर गई। उसने अपना बैग पकड़ा और स्टेशन से बाहर आ गई। उसके पीछे वो लोग भी आने लगे। ये सब चौधरी के लोग थे जो कब से रूही पर अपनी नजरें गड़ाए बैठे थे। रूही खाली सड़क पर उनसे बचकर भाग रही और वो सब उसके पीछे। तभी सामने एक जीप, और उस जीप पर बैठे शख्स को देखकर रूही के कदम रुक गए। वो हौंफते हुए सामने देखने लगी। वो नंदन था जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। वो रूही से बोला, बहुत भगाया है तुमने लड़की, अब जाकर हाथ में आई हो, चलो पकड़ो जरा इस तितली को, कहीं उड़ न जाए। उनमें से एक रूही पकड़ने आया तो रूही ने उसका हाथ मोड़ दिया और कहा, हिम्मत है तो पकड़ कर दिखाओ। इतना कहते हुए उसने ये धक्का दिया। नंदन ने उसे गुस्से से दांत पीसते हुए देखा और कहा, एक लड़की को नहीं पकड़ सकते। इस पर वो तीनों ही रूही को पकड़ने आए थे। रूही पीछे होती गई। एक इंसान से लड़ना आसान था, मगर इतने सारे लोगों से लड़ना मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो उनके हाथ नहीं आने वाली थी। रूही ने अपना बैग कसकर पकड़ा हुआ और उसे उठाकर उनमें से एक के सिर पर मारा।
उस बैग का हैंडल कुछ ज्यादा ही कस कर लगा था, इसलिए उसने अपना सिर पकड़ लिया। फिर उसने एक हाथ पकड़कर उसे पीछे की तरफ मरोड़ दिया। नंदन के पीछे खड़े एक शख्स को देखते हुए कहा, हम उसे इतनी आसानी से काबू नहीं कर सकते नंदन, कुछ और करना होगा। तो नंदन ने कहा, उसे बुलाओ। इधर उन लोगों से बचती रूही के कानों में किसी की आवाज सुनाई दी, रूही दीदी। रूही ने मुड़कर उस तरफ देखा जहां सिर्फ 18 साल की लड़की खड़ी थी, झिलमिल। हाँ, वो उसे जानती थी क्योंकि वो उस इंसान की पोती थी जिसकी दादी ने एक वक्त उसका ख्याल रखा था, जो उसकी दाई माँ रही थी। तभी नंदन ने कहा, अगर चुपचाप शांति से हमारे साथ नहीं आई तो इस लकड़ी के साथ जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम होगी, रोहानिका ठाकुर। रूही ने अपने हाथ भींच लिए। तभी झिलमिल को पकड़े एक शख्स ने उसके बालों को कसकर पकड़ा, जिस पर झिलमिल की चीख निकल गई। तो रूही ने अपनी मुट्ठी खोलते हुए कहा, उसे कुछ मत करना, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। इस पर नंदन ने अपने एक साथी की तरफ इशारा किया। उन्होंने रूही और झिलमिल दोनों को ही जीप में बैठाया और चौधरी हवेली में ले आए, जहां चौधरी कब से उनका इंतजार कर रहा था। जीप के रुकते ही रूही और झिलमिल दोनों ही जीप से बाहर आ गए। झिलमिल इस वक्त डरी हुई थी, इसलिए वो रूही से चिपकी हुई थी, लेकिन चेहरे पर इस वक्त डर से ज्यादा गुस्सा और बेबसी थी। अमरेंद्र चौधरी चलकर रूही के पास आया और रूही उसे ही देख रही थी। अमरेंद्र ने रुकते ही एक जोरदार थप्पड़ रूही के गाल पर मार दिया। रूही लड़खड़ा गई एक पल के लिए, तो उसका सिर चकरा गया। वो थप्पड़ अमरेंद्र ने पूरी ताकत के साथ मारा था। फिर उसने रूही के बालों को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया और कहा, तुझे क्या लगा तू भाग जाएगी, वो भी अमरेंद्र चौधरी से? सबके सामने तूने मेरा तमाशा बनाया था न, तो देख कैसे मैं तेरा तमाशा बनाता हूँ। रूही की आंखें दर्द से बंद थी। अमरेंद्र ने उसे छोड़ते हुए चिल्लाकर कहा, लेकर जाओ इस लड़की को और कल सुबह ही खोलना, मेरी शादी के वक्त जाओ। उसके इतना कहते ही कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया और झिलमिल को भी पकड़कर दूसरी तरफ ले जाने लगे। और ये देखकर रूही ने कहा, उसे कहाँ लेकर जा रहे हो? देखो मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ, तो उसे छोड़ दो, उसे जाने दो, बच्ची है वो, उसे छोड़ दो। रूही की बात सुनकर अमरेंद्र चौधरी ने टेढ़ा मुस्कुरा कर कहा, बच्ची अब बड़ी हो गई है रोहानिका ठाकुर, और ये लड़की तुम्हारी कमजोरी है। अगर तुम कल भागी तो मैं इस लड़की से शादी करूंगा। अमरेंद्र की बात सुनकर जहाँ झिलमिल डर चुकी थी, वहीं रूही के होश उड़ गए। उसके एक नज़र झिलमिल को देखा, फिर चौधरी को देखकर गुस्से से कहा, बच्ची है वो, क्या तुम उसकी उम्र तक दिखाई नहीं दे रही है? उसे छोड़ दो, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तो अमरेंद्र ने कहा, मुझे तुझ पर रत्ती भर भी यकीन नहीं है, ये लड़की तो कहीं नहीं जाएगी, समझी? कल हमारी शादी के बाद ये लड़की यहाँ से चली जाएगी। अमरेंद्र वहां से चला गया और रूही, झिलमिल को भी वहां से ले गए। रूही एक कमरे में बंद कर दिया, वो अब कुछ नहीं कर सकती थी। उसने सिसकते हुए अपने चेहरे को अपने पैरों के बीच छुपा रखा था, पता नहीं क्यों, लेकिन अब उसे एक अनजाना सा डर लग रहा था। अगली सुबह चौधरी हवेली के गार्डन में मंडप सजा हुआ था, पंडित बैठे हुए थे और अमरेंद्र चौधरी भी बैठा था। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। इधर रूही कमरे में बैठी हुई थी, उसके चेहरे पर इस वक्त परेशानी से ज्यादा कोई भाव नहीं थे। उसने एक लाल रंग का जोड़ा पहना हुआ था, वो सजी धजी किसी दुल्हन की तरह तैयार थी। तभी एक औरत वहां आई, उसने सबको वहां से जाने का इशारा किया। फिर रूही को देखा, एक पल के लिए उसकी नजरें उस जमी रह गई, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। सच था कि उस पर लाल रंग बेहद खूबसूरत लगता था। वैसे तो खूबसूरत थी, लेकिन अगर कुछ था जो लोगों को अपनी तरफ खींचता था तो वो था मासूमियत का नूर, जो इस वक्त उसके चेहरे पर फैला रहता था। वो औरत होश में आकर रूही से बोली, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, जानती हो ना पिछली बार कितनी मुश्किल से भगाया था तुम्हें। इस पर रूही ने उन्हें मुड़कर देखते हुए कहा, आप झिलमिल कहाँ है, वो ठीक तो है न? इस पर उस औरत ने कहा, झिलमिल ठीक है और तब तक ठीक रहेगी जब तक तुम इन लोगों के सामने रहोगी। अब चलो बाहर, सब बुला रहे हैं। रूही ने हाँ मैं सिर हिला दिया। वो उनके साथ ही बाहर आ गई। उसकी मुठियां आपस में कसकर भींची थी और आंसू आंखों में जबत थे। वो औरत अमरेंद्र चौधरी की पहली बीबी थी, विदुषी चौधरी। विदुषी ने रूही को उस मंडप में बैठाते हुए कहा, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। इतना कहकर वो पीछे हट गई। रूही ने झिलमिल को देखा, जो एक तरफ खड़ी थी, फिर समान जलती आग को।
उसकी आंखें लाल थी, उसका मन कर रहा था कि वो यहाँ से भाग जाए। उसने अपनी मुट्ठी कसकर भींची हुई थी, वो यहाँ वहाँ अपने नजरें घुमा रही थी, लेकिन तभी एक साथ कई सारे होते ब्लास्ट से उसकी नजरें सामने टिक गई, उसकी बंद मुट्ठी भी खुल गई। वो हैरानी से सामने देखने लगी। आग में जलती कार के बीच से एक शख्स उनकी तरफ ही बढ़ रहा था। उसने एक ब्लैक टैक्सीडो के साथ एक लॉन्ग कोट पहना हुआ था, बेहद लंबा, और वहां मौजूद हर किसी से जुदा उस शख्स के एक एक कदम से पूरी चौधरी हवेली दहल चुकी थी। झिलमिल ने अपने कानों पर हाथ रख लिए थे, क्योंकि वहां खड़ी सारी कार एक एक करके धमाके के साथ उछलते हुए दूर जाकर गिर रही थी, और उन सब के बीच जहां सब खुद को बचाने के लिए भाग रहे थे, तो वही वो शख्स बिना एक कदम डगमगाए आगे बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इस तबाही के मंजर को देखने का आदी था। वही नंदन और चौधरी की आंखें हैरानी से दामने टिकी थी। बनारस में उनसे ताकतवर कोई नहीं था, फिर सामने आ रहा शख्स कौन था? अमरेंद्र चौधरी की आंखें सामने ही टिकी थी, और रूही उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके शरीर से जान निकाल ली हो। हाँ, इस वक्त उस शख्स की सुनहरी चमकती वो शेर जैसी आंखें देखकर ऐसा ही लग रहा था कि जैसे वो धीरे धीरे उनकी जान निकाल रहा हो। भले ही वो सिर्फ रूही पर थी, मगर उनका असर वहां मौजूद हर शख्स पर हो रहा था। रूही खड़ी हो गई और उसके हर बढ़ते कदम के साथ उसके कदम पीछे बढ़ने लगे। सामने आ रहा आतिश इस वक्त वाकई एक जलती हुई आग था, जिसमें अब सब कुछ झुलसने वाले थे। आतिश ने मंडप में चढ़कर सामने रखी सिंदूर की प्लेट को पैर से मारा, जो नाचती हुई दूर जा गिरी। इस एक आवाज से सिर्फ रूही नहीं, बल्कि वहां खड़ा हर शख्स चिहुंक गया। आतिश ने रूही को देखते हुए ही अमरेंद्र के बालों को पकड़ा और उसका चेहरा हवन कुंड में जलती हुई आग के हवाले कर दिया। रूही ने अपनी आंखें बंद करके अपना चेहरा फेर लिया, और वही नंदन और उसके लोग जो मंडप की तरफ बढ़े थे, उन सबके कदम अपनी जगह पर रुक गए। अमरेंद्र की चीखों ने उनके पैरों में बेड़ियां डाल दी। आतिश का एक भी गार्ड उन्हें पकड़ने के लिए आगे नहीं बढ़ा था, क्योंकि जरूरत ही नहीं थी। और यही तो थी दहशत, आतिश की दहशत। अमरेंद्र की तेज दर्द भरी चीखों से रूही के आंसू गालों पर आ चुके थे। पीछे खड़ी विदुषी ये देखकर बेहोश ही हो चुकी थी। तभी आतिश ने रूही को देखते हुए ही उसे दूर फेंका। अमरेंद्र सीधा मंडप से नीचे आ गिरा। वो बेहोश नहीं हुआ था, बस तड़प रहा था। आतिश अब उठा और रूही की तरफ बढ़ने लगा। वही रूही, वो पहले ही पिलर से चिपकी हुई खड़ी थी, और अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपना सिर उठाकर आतिश को देखे। ऐसा नहीं था कि उसे पता नहीं था कि वो कैसा है, बेशक उसे पता था, मगर वो इतना भी बेरहम हो सकता था, ये खबर उसे आज हुई थी। उसके कदमों की आवाज से रूही की धड़कनें बढ़ चुकी थी। उसने अपने लहंगे को कसकर पकड़ लिया था। आतिश की चमकती आंखें इस वक्त लाल थी, बिल्कुल वैसे जैसे उबलता लावा होता है, बिल्कुल वैसी ही आंखें थी। आतिश ने रूही का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचा। रूही ने अपनी आंखें कसकर भींच ली। आतिश की तपिश, वो वाकई झुलसने वाली थी। आतिश ने बिना किसी रहम के उसे खींचकर मंडप पर बैठा दिया। इस बीच रूही को समझ नहीं आया और वो एक झटके के साथ नीचे गिर गई। फिर आतिश खुद दूसरी तरफ आकर बैठ गया। तभी युग, जो अब तक एक तरफ शांत बैठा था, उसने पंडित से कहा, शादी शुरू करो पंडित। पंडित जी ने बिना किसी बहस के शादी के मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। वो बस इस तबाही से दूर जाना चाहते थे। रूही का पूरा चेहरा लाल हो चुका था, वो एक तरफ सिकुड़ कर बैठी थी। इधर धीरे धीरे शादी शुरू हो चुकी थी। जब सिंदूर भरने की बारी आई तो आतिश से सामने रखी सिंदूर की थाली में सिंदूर को अपनी मुट्ठी में भरा और उसके पूरे माथे पर बिखेर दिया। रूही अब फुट फुट कर रो दी। युग को उसके लिए बुरा लगा। वैसे वो खुद भी एक कोल्ड शख्स था, लेकिन उसे रूही के लिए बुरा लग रहा था, क्योंकि आतिश सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकने वाला था। उसका गुस्सा अभी तो और तबाही लाने वाले था। तभी पंडित ने उसे मंगलसूत्र के लिए कहा तो आतिश ने अपने गले से एक चैन खींचते हुए उसे रूही के गले में पहना दिया, जिसमें आर लिखा था। युग ने ही गठबंधन किया था। आतिश इस वक्त चुपचाप बैठा थे। उसके दोनों हाथों की मुट्ठियां इस हद तक भींची हुई थी, अगर इन हाथों के बीच किसी की गर्दन होती तो अब तक उसके शरीर से अलग हो चुकी होती। फेरे के लिए आतिश ने खींचकर रूही को खड़ा किया। रूही ने अपने दर्द को बर्दाश्त करते हुए आगे बढ़ रही थी। इस पल एक भी बार उसके आंसू नहीं रुके थे। शायद वो यही डर था जो उसे सता रहा था। शादी पूरी होने के बाद आतिश ने अपने गर्दन पर पड़े उस लाल रंग के कपड़े को निकाल कर फेंका। फिर उस हवन कुंड पर इतनी तेज पैर मारा कि वो उछलते हुए दूर जा गिरा।
फिर वो रूही की तरफ जा मुड़ा और उसे देखते हुए बेहद गहरी और ठंडी आवाज में बोला, मुझसे भाग रही थी, अब जिंदगी भर मेरी कैद में रहोगी और कोसोगी खुद को कि तुम भागी क्यों। रूही को अब उसके हर एक लफ्ज से डर लग रहा था, उसकी हेजल आंखें आंसुओं से भरी थी। आतिश ने उसे पकड़ा और घसीटते हुए कार के पास ले आया। उसने उसे कार में धक्का दिया और फिर डोर बंद कर दिया और वहां से चला गया और पीछे छोड़ गया एक डर और गहरी खतरनाक खामोशी। हर कोई बस देखता रह गया, सिर्फ एक अकेला आकर उनके सामने शादी करके चला गया और वो कुछ भी नहीं कर पाए। एक वक्त था जब ये गार्डन किसी दुल्हन की तरह तैयार किया गया था और अब तो किसी शमशान की तरह लग रहा था। इधर दादाजी अपनी हवेली के बाहर खड़े थे और चक्कर लगा रहे थे। उन्हें पता चल गया था कि रूही ने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की थी। अनंत और रुद्री एक तरफ सिर झुकाकर खड़े थे। अनंत ने होठों के कोने से खून निकल रहा था, उसका एक गाल सुझा हुआ था, वो बेहद डरा हुआ नजर आ रहा था। उसके साथ रुद्री भी उतनी ही डरी हुई थी, उसके आंखों में आंसू थे और गालों पर आंसुओं के बने निशान। और इनका ये हाल आतिश की वजह से था। रुद्री बच गई थी क्योंकि वो रूही को भगाने में इन्वॉल्व नहीं थी, लेकिन अनंत वो उसे स्टेशन छोड़कर आया था, इसलिए अनंत का ये हाल करने वाला आतिश था। यूं ही नहीं, वो सब आतिश से डरते थे और ये सिर्फ एक नमूना था। दादाजी के चेहरे पर शिकन थी क्योंकि उन्हें डर था कि आतिश ने रूही के साथ क्या किया होगा। वो आतिश के गुस्से से वाकिफ थे जिसमें सिर्फ राख ही बचती थी। इधर करण भी गुस्से से उन दोनों को देख रहा था। रूही नहीं जानती थी मगर वो दोनों आतिश को जानते थे और उसके बावजूद उन्होंने रूही को भगाने में मदद की। तपिश, वीरेंद्र, मालिनी और विभा चारों ही परेशान थे। तभी एक साथ कई सारी कार फार्म हाउस पर आकर रुकी। दादाजी उन कार को देखकर जल्दी से बाहर आए। इधर उन कार में सबसे आगे वाली एक कार में से आतिश बाहर निकला। उसके जबड़े अब भी आपस में कसे हुए थे, उसकी सुनहरी चमकती आंखें अब भी लाल थी। आतिश को देखकर हर किसी के कदम रुक गए। तभी आतिश ने दरवाजा खोला और खींचते हुए रूही को बाहर निकाला, फिर एक झटके के साथ छोड़ दिया। रूही कुछ कदम लड़खड़ा गई। पहले तो सब उसे देखकर चौंक गए मगर इस बार दादाजी को आतिश पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तेज आवाज में कहा, आतिश। और वो साथ ही रूही को संभालने के लिए आगे बढ़े। तभी आतिश ने उन्हें हाथ दिखाकर आगे बढ़ने से रोक दिया। वही सबकी नज़र रूही के सिंदूर पर पड़ चुकी थी। उन सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई क्योंकि रूही का पूरा माथा लाल सिंदूर में रंगा हुआ था। इधर रूही ने दादाजी को देखा और उन्हें देखते ही उसके आंखों से आंसू बहने लगे। उसका पूरा चेहरा लाल और आंसुओं से भीगा हुआ था। आतिश ने आगे आकर रूही का हाथ पकड़ा और उसे लेकर फार्म हाउस के अंदर चला गया। इधर दादाजी तो हैरानी से सब कुछ देखते रह गए। वो समझ गए कि कुछ तो हुआ जो आतिश रूही से जबरदस्ती शादी करके आया है। तभी उनके सामने युग आकर खड़ा हो गया। करण और उसके साथ बाकी सब युग की बात सुनने लगे जो उनके लिए किसी झटके से कम नहीं थी, खासकर माया और किमाया के लिए। इधर आतिश ने रूही को खींचते हुए अपने साथ अपने कमरे में लेकर आया और उसे खींचकर दीवार से लगाया। रूही ने सिसकियां लेते हुए अपनी लाल नम आंखों से आतिश को देखत ही आतिश ने अपने दांतों को कसकर भींचते हुए उसके सिर के पीछे बालों को पकड़ा और कहा, क्यों भागी थी? तो रूही ने सुबकते हुए कांपते हुए उसे देखा, फिर लड़खड़ाती जुबान से कहा, मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती थी। उसकी दोनों हाथों की मुट्ठी में आतिश का कोट था जो उसने डर से पकड़ा था। वही उसकी बात सुनकर आतिश ने उसे कसकर खुद में भींचते हुए गुस्से से मुस्कुरा कर बोला, लेकिन अब तो हो गई मिसेज रानावत, क्या करोगी अब हम? उद्धरण चिन्ह। फिर उसने रूही को दीवार की तरफ धक्का देकर फिर उसके दोनों बाजुओं को कसकर पकड़ कर कहा, मेरी करीबी से डर लगता है तुम्हें, तो अब इस डर से हर रोज गुजरोगी तुम। रूही ने उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखा जहां उसकी आंखों में आतिश का खौफ था, तो वही आतिश की सुनहरी आंखें इस वक्त हद से दहकती लावा की तरह थी जिनमें कुछ अलग ही आग थी। आतिश ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। रूही की धड़कन के साथ उसकी सांसें भी मानो रुक चुकी थी। आतिश रूही के नाजुक होठों पर जरा भी रहम नहीं कर रहा था, जरा भी नहीं। रूही के ऊपर आतिश पकड़ इतनी कसी हुई थी कि वो अपनी एक उंगली तक न हिला पाए, फिर छूटना तो बहुत दूर की बात थी। रूही इस वक्त बहुत बेबस थी, बहुत। फाइनली हो गई शादी। बाकी कल मिलेंगे। अब पढ़ते रहे और कमेंट करते रहे और रिव्यू भी दे। मुझे कमेंट में बताना कि चैप्टर कैसा लगा।